company that has 1800 outlets, over 10,000 people, helps save 80 lakh people more than 750 crore rupees and has a turnover of about 120 crores. And the reason is sitting right next to me, Mr. Shripad Kolatkar. He is the founder of beautiful organization that we call Genricart. लेकिन इससे पहले कि जेनरिकार्ट की कहानी शुरू करें, मैं श्रीपाद की कहानी जानना चाहता हूँ। रात को 11:30 से 12:30 का बैच लेता था। मैं भी पढ़ रहा था और वहाँ पे जाके भी पढ़ा रहा था। उसमें मुझे 750 रुपये का बेनिफिट देते थे वो लोग महीने का। ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट खत्म होने को था एंड मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। कि म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर मार्केट ये अच्छा खासा चल रहा था। चलो मैं बोला यार ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसमें घुस सकते हैं हम लोग। तो मैंने नौकरी छोड़ दी और एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इट्स इन 2008। अच्छा, ओह 2008 स्टार्ट किया, कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट लिया, मेरा भी जो पूंजी था वो भी मैंने इसमें लगा दिया एंड स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। मेरे टीचर है, उनका फाइनेंशियल भी बैकग्राउंड अच्छा है, तब भी उनको ऐसा लग रहा है कि पैसे बचने चाहिए। तो वो एक दिमाग में चल रहा था कि चलो इनको यदि ज़रूरत है तो ऐसे कितने तो सारे लोगों को ज़रूरत होगी। अब ये जो फेज था, यहाँ पे मुझे एक्चुअली मेरे बिजनेस के आइडिया क्लिक हुई। आप 2 बार बिजनेस ट्राई कर रहे हो, ये आपके दिमाग में ख्याल नहीं आया कि यार मैं क्या अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, दिस इज द थर्ड टाइम, आई एम नॉट अ यंग गाय एनी मोर। ये शॉप स्टार्ट करना है, इसके पहले 1.5 महीना मैंने जॉब ऑलरेडी छोड़ दिया था। मेरे सर को मैंने रेजिग्नेशन दे दिया था। सर बोले क्या पागल आदमी हो तुम यार, तुम्हें मैं एरिया मैनेजर बनाने का सोच रहा हूँ और तुम रेजिग्नेशन दे रहा है। मैं बोला सर मुझे बिजनेस करना है। बोले क्या जाके बिस्किट गोली बेचने वाला है, तो मुझे पता है। मैं बोला ठीक है सर, देखते हैं क्या होगा। मीन टाइम मेरा जो दोस्त है सलीम, जो मेरा पार्टनर है, वो मेरा पहले से दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड। तो जैसे मैंने उससे बात की कि यार ये मेरे दिमाग में आइडिया है, तो कुछ करेंगे क्या? तो बोला यार चल मैं भी तेरे साथ आता हूँ, हम मिलके कुछ करते हैं। तो इनिशियली हम लोगों ने क्या किया कि खुद काउंटर पे खड़े रहते थे। मैं, मेरी वाइफ, सलीम एंड सलीम की वाइफ, चारों लोग हम काउंटर पे खड़े रहते थे। पहले 50 जब तक फ्रेंचाइजी बने हमारे। कितने समय में हुए? 8-9 महीने लगे। एक पैशन था वो बिजनेस का, तो एक विजन दिमाग में हम लोगों ने लिया था कि चलो 1000 फ्रेंचाइजी तब महाराष्ट्र में बनाएंगे। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि सारा जो पार्टनर हमारे साथ जुड़ेगा उसको लाइफ टाइम तक छोड़ेंगे नहीं। हमारा एक पार्टनर जो था वो ब्रेन हेमरेज से एक्सपायर हुआ। तो आज भी इवन 2024 में भी उसके घर में हर महीना पैसा जाता है। अभी का जो ज़माना है वो है बर्निंग का ज़माना, कि मैं फंड्स लूँगा और उसको पहले बर्न करूँगा। पहले 3-4 साल कुछ फ़ायदा नहीं आएगा तो चलेगा। तो ये बर्न करने के चक्कर में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स है, वो हम लोगों ने देखे हमारे सामने कि वो बंद हो गए। Then comes March 2020 पैंडेमिक। How was it for you? If you were to start a company that has 1800 outlets in 14 Indian states, employs over 10,000 people directly or indirectly, helps save 80 lakh people more than 750 crore rupees and has a turnover of about 120 crores, क्या करेंगे आप? क्या चाहिए होगा आपको? If your answer is funding or a big capital, I'm going to prove you wrong. And the reason is sitting right next to me. Today I have a very special entrepreneur who comes from the city of Miraj, which is known as the city of hospitals, Mr. Shripad Kolatkar. He is the founder of this beautiful organization that we call Genricart. First of all, congratulations on whatever Genricart has done and you have done. यस, थैंक यू वेरी मच तरुण। मैं बहुत क्यूरियस हूँ जेनरिकार्ट की जर्नी को जानने के बारे में, और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और ब्रांड अगर आप बनाते हो तो उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं। बहुत सारे फेलियर्स भी होते हैं, बहुत सारे सक्सेस भी होते हैं। लेकिन इससे पहले कि जेनरिकार्ट की कहानी शुरू करें, मैं श्रीपाद की कहानी जानना चाहता हूँ, और बचपन से चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट श्रीपाद एज अ यंग बॉय इन द स्मॉल टाउन ऑफ मिरज। क्या चल रहा था आपके बचपन में? वो कौन से गेम्स थे जो आपको अच्छे लगते थे, या वो कौन सी चीज़ें थी जो आपको इंटरेस्टिंग लगती थी उस समय? देखिए मैं बॉर्न एंड बॉटअप मिरज में हूँ। हाँ। और एक छोटा गांव है सांगली डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पे मेरे पिताजी जो थे वो टीचर थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे। माता जी जो थी वो हाउसवाइफ, एंड मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। एंड मेरी बड़ी बहनों में और मुझ में बहुत डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। तो उनकी शादी भी जल्दी हो गई। तो मैं, पिताजी और माताजी, हम लोग 3 ही लोगों की वैसे फैमिली। एंड फैमिली में कैसा था कि एक लास्ट वाला चाइल्ड, तो उस तरीके का प्यार वाला जो था, और अकेला लड़का, वो शरारती बहुत था। फुटबॉल बहुत खेलता था, एंड बिना बूट बिना कुछ डाले हुए फुटबॉल खेलने का मज़ा अलग था। कीचड़ में खेलने का बहुत शौक था। तो सारी चीज़ें
चाइल्डहुड में बहुत हम लोग करते थे, बहुत शरारतें करते थे। वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के लाइंस चलते थे, तो वो पूरी उसकी जो मिट्टी है वो उसको इधर तिधर कर देते थे। तो बहुत कुछ किया बचपन में। 10th स्टैंडर्ड तक तो एज स्कूल एंड सब ऐसे ही मौज मजा मस्ती चलती रही, और कुछ ऐसा रैंकिंग स्टूडेंट नहीं था। तो एवरेज रैंकिंग यानी 7वां 8वां नंबर हमारे स्कूल में जो भी बच्चों के बीच में होता है वो रेंज वाला स्टूडेंट। 10वीं के बाद ऐसा था कि 10वीं में अच्छे मार्क्स आए, एंड सब बोल रहे थे नहीं 80% तुमको मार्क आए तो इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाना ज़रूरी है, क्योंकि है ना सारे लोग वही चल सारे लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहीं पे जाना ठीक है। तो बट मुझे थोड़ा सा वो केमिस्ट्री नहीं जमता था, तो मैंने बोला नहीं यार मैं वो नहीं करूँगा, और कॉमर्स सिलेक्ट किया विंग। तो कॉमर्स में तो फिर वहाँ पे तो अपनी एकदम चलती थी, क्योंकि 80% वाला बंदा जो है कॉलेज में आया है तो वो एक स्वैग अलग था, ठीक है। तो कॉलेज में तो हमेशा फर्स्ट आता था, क्योंकि 80% वहाँ पे मार्क है, एंड अकाउंटेंसी मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। अच्छा। मुझे लगता है कि जितने भी साल मैंने अकाउंटेंसी पढ़ा है वो हर साल मुझे आउट ऑफ आउट मार्क आए थे, तो कभी भी अकाउंटेंसी में मैं फेल नहीं हुआ है, कम मार्क आया ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा आउट ऑफ आउट मार्क्स लिए हैं। एंड तो फिर ग्रेजुएशन में ऐसा था कि दिमाग में बहुत कुछ चलता था। मीन्स 2 मैंने जो लाइन सिलेक्ट की थी वो थी कॉमर्स, बट उसमें मुझे फाउंड ऑफ था सॉफ्टवेयर्स, इसमें बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो मैंने VB ओरेकल मैंने जो क्लासेस थे वो अटेंड करके वो भी पढ़ लिया। कुछ 1-2 वेबसाइट्स भी बनाना सीख गया था कॉलेज टाइम में। तो फिर वहाँ पे एक ऐसा था कि MSCIT जो था वो टाइम पे नया नया आया था इन 2000 में, एंड उसको क्या था कि हर एक गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको कंपलसरी था कि वर्ड एक्सेल इनको सीखना है और MSCIT इनका कोर्स पूरा करना है। तो सिखाने का भी बहुत शौक था। तो एक यहाँ पे हमारे एक छोटा अरग करके गांव है, तो वहाँ पे सारे जो थे इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले लोग वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट में जाके रात को 11:30 से 12:30 का बैच लेता था मैं, बस से जाता पढ़ाते थे या रात और में आप भी पढ़ रहे थे? मैं भी पढ़ रहा था और वहाँ पे जाके भी पढ़ा रहा था। रात में जाता था, एक लास्ट बस थी 10 बजे की, 10 बजे की बस पकड़ना है, 10:30 बजे पहुँच जाती थी, 11:15 बजे क्लास स्टार्ट करता था, 12:15 तक क्लास ख़त्म, वही इंस्टीट्यूट में सोना है और सुबह वही बस 5 बजे वाली पकड़ के घर आना है, फ्रेश होके कॉलेज निकलना है। तो वो भी करता था, वो भी सब कर लिया है। उसमें मुझे 750 रुपये का बेनिफिट देते थे वो लोग महीने का सिखाने के लिए, तो वो एक 3 महीने किया मैंने। एंड फिर ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने को था लास्ट ईयर, एंड मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था कि क्योंकि हमेशा जो पिताजी एक जो उनका स्थान होता है कि वही सब हमें दिशा देंगे, एक बड़ा बैकएंड सपोर्ट होता है, तो वो सपोर्ट ही एकदम हिल गया। एंड तो फिर वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत वो सीरियसनेस आ गया, एंड वो बोलते हैं ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे है। अभी मैं और मेरे माताजी दोनों ही है घर में, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे थी कि चलो अपने को अभी जो भी करना है मुझे खुद को करना है। एंड एक बहुत सारे लोगों को मैं ऑब्जर्व करता था, तब मुझे लगता था कि यार जो बिजनेस में जो लोग जाते हैं तो वही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं कंपेरेटिवली जो एम्प्लॉयमेंट में है, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस होती है। ये सब एक दिमाग में चलता था, इसलिए वो तो थोड़ा दिमाग में है। इसलिए मैंने क्या किया कि MBA में एडमिशन लिया। तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, एंड MBA में तो फिर 2 साल जो है बिजनेस के बारे में ही सोचने के बाद बिजनेस में ही जाना ये तो फिक्स था, तो इसलिए MBA कंप्लीट किया। MBA में भी जो लोग मेरे दोस्त लोग थे तो वो भी ऐसे थे कि नहीं क्या कुछ लोगों का एक ये था कि टारगेट था कि नहीं अच्छे कंपनी में मुझे जॉब ही करना है, एंड कुछ मेरे जैसे थे कि नहीं अपने को बिजनेस में ही जाना है। या मे भी बहुत सारे लोगों का ऐसे भी था कि खुद का घर का बिजनेस था, उसको एक अगले लेवल पे लेके जाना है, तो इसलिए उन्होंने MBA किया था। तो ऐसे इस तरीके से सारे मेरे दोस्त थे। तो जैसे ही MBA पास आउट हुआ, MBA पास आउट होने के बाद एक हमारे फैमिली में मेरे एक रिलेटिव्स है, उनके कनेक्ट से एक मेडिकल शॉप डालने का एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया। अब मिरज जो है ये हॉस्पिटल्स का हब है, करेक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, तो मेरे दिमाग में वो था कि यार चलो कोई हॉस्पिटल है तो किसी ना किसी डॉक्टर को पकड़ लो और अपना मेडिकल सेट कर लो तो अपनी ज़िंदगी बन जाएगी। तो ये दिमाग में सोच के मैंने मेडिकल डाल दिया। और आपकी एज क्या है इस समय पे? मेरी वो टाइम पे एज थी 21।
21 साल का था और फाइनेंशियली कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं था। पिताजी के पेंशन जो माताजी को मिल रही थी, मेरे ख्याल से 8,500 का पेंशन मिलता था, बट हमारा दोनों का गुजारा हो जाता था। एंड कुछ 3-4 लाख रुपए का एफडीज पिताजी ने बना के रखा था, तो वो एफडीज का सहारा लेके मैंने ये बिजनेस डाल दिया। 2-3 साल बिजनेस किया, बट मेन टाइम मेरी शादी भी हो गई एंड वो जो रिटर्न आना चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा था बिजनेस में, क्योंकि जो 4 लोग जो कर रहे हैं उसी तरीके से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो वो बिजनेस में रिटर्न एक जो चाहिए वो नहीं मिल रहा था। मेन टाइम मेरा एक दोस्त था, तो उसने बोला यार क्यों बिजनेस में पढ़ रहा है, तू अपना जॉब कर, तेरी इतना अच्छा तेरे को नॉलेज है और तू अच्छा जॉब कर सकता है। मैं बोला चलो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि बिजनेस तो जम नहीं रहा था, बेनिफिट नहीं आ रहा था, बट चलो बोले तो चलना ही चाहिए, तो फैमिली भी है, फैमिली भी बढ़ाना है, तो मुझे जॉब करना ज़रूरी लगा वो टाइम पे, इसलिए मैंने बिज़नेस बंद किया। वहाँ पे थोड़ा लॉस भी हो गया और मैं जॉब पे स्विच हो गया। तो ICICI प्रूडेंशियल में एक यूनिट मैनेजर करके एक पोजीशन था। मुझे पहली सैलरी भी याद है, 11,788 रुपये की सैलरी थी। बट वो जो मेरा जो जॉब था वो लाइकवाइज बिजनेस जैसा था, कि उसमें क्या है कि मुझे एजेंट्स बनाने हैं, एजेंट के थ्रू मुझे पॉलिसीज़ इकट्ठा करना है एंड उसमें इंसेंटिव भी मिलेगा। तो अच्छा चल रहा था वो, अराउंड 80,000-90,000 का इंसेंटिव मैं हर महीने कमाता था। एंड 4 साल तक ऑलमोस्ट 5 प्रमोशंस लिए मैंने, और उसी सिटी में, मेरी सांगली सिटी में ही मैं ब्रांच मैनेजर भी बन गया। तो अच्छे खासे कनेक्ट्स बने थे, तो मुझे लगा कि यार चलो कनेक्ट्स तो बने हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए कनेक्ट चाहिए, तो कनेक्ट्स तो अपने पास है। और वो टाइम पे ऐसा था कि म्यूचुअल फंड्स, ये जो विंग है एंड शेयर मार्केट, ये अच्छा खासा चल रहा था। तो चलो मैं बोला यार ये बिज़नेस, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसमें घुस सकते हैं हम लोग, और जो नौकरी में मिल रहा है उससे ज़्यादा पैसा यहाँ पे मैं कमा लूँगा। तो मैंने नौकरी छोड़ दी और एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, अथर्व फाइनेंशियल सर्विसेज। दिस इज बिट 2000? या इट्स इन 2008। अच्छा, ओह 2008। क्योंकि जॉब मैंने 2005 में लिया एंड 2008 तक किया। 2008 एंड होते होते मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। व्हाट अ ईयर टू चूज कि स्टॉक मार्केट में क्रैश होने वाला था। और हुआ वैसे ही कि मैंने स्टार्ट किया, कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट लिया, मेरा भी जो पूंजी था वो भी मैंने इसमें लगा दिया, एंड स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। तो जो क्रैश होने के पहले वाला 8-9 महीने में इसमें था, एंड जैसे ही स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ मेरा भी बिजनेस क्रैश हो गया। तो वो बिजनेस में कुछ आना नहीं था, तो सेकेंड अटेम्प्ट है जो बिजनेस में फेल हो गया मैं। तो बोले चलो अभी वापस वही ट्रैक है। तब तक 2 बच्चे हुए थे, एक लड़का है, एक लड़की हो गई थी। अब वापस वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी फंड्स है, क्योंकि कुछ EMIs हम लोगों ने करवाए थे तो उसको भी रिपे करना है। तो वापस जॉब में जाना ज़रूरी था, इसलिए जॉब में शिफ्ट हो गया। उसके बाद कोटक लाइफ इंश्योरेंस में कुछ साल काम किया, उसके बाद रिलायंस में काम किया। मेन टाइम क्या हुआ कि मेरे एक टीचर थे, तो जैसे मैंने आपको बोला कि अकाउंट्स में हमेशा आउट ऑफ आउट मार्क आते थे, तो ऐसे ही टीचर लोगों का फेवरेट था मैं अकाउंटेंसी में। तो उनके साथ में अच्छा खासा मेरा कनेक्ट था, और उनको पता था कि इसके बाद मैंने एक मेडिकल स्टोर खोला है। तो उनको कैंसर हुआ, एंड कैंसर होने के बाद उन्होंने मुझे इमीडिएटली फ़ोन किया कि भाई मुझे ऐसा ऐसा हुआ है एंड मुझे इतने सारे मेडिसिन लग रहे हैं, तो तू तो मेडिकल में था, तो तेरे कुछ फ्रेंड्स रहेंगे पहचान वाले जो मेरे इंजेक्शन है वो सस्ते दामों में दे सकते हैं क्या? जो 32,000 का इंजेक्शन है वो मुझे कम दाम में मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, मैं बोला, मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों जो MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो टाइम पे, तो उनसे बात करके उनको कम दामों में वो अवेलेबल भी करवा के दिया। अब ये जो फेज़ था, यहाँ पे मुझे एक्चुअली मेरे बिजनेस के आइडिया क्लिक हुई कि मेरे जो एक वेल टू डू मेरे टीचर है, उनका फाइनेंशियल भी बैकग्राउंड अच्छा है, एंड तब भी उनको ऐसा लग रहा है कि पैसे बचने चाहिए। करेक्ट। तो वो एक दिमाग में चल रहा था कि चलो इनको यदि ज़रूरत है तो ऐसे कितने तो सारे लोगों को ज़रूरत होगी। तो ये दिमाग में चल ही रहा था। मिन टाइम मेरा थोड़ा सा क्या है कि सोशल एंगल भी अच्छा है, सोशली थोड़ा सा कनेक्टेड हूँ। तो एक डॉक्टर अनिल किलोर करके थे नागपुर के, तो उनकी एक ट्रस्ट थी जनमंच नाम की, तो उनसे मैं एसोसिएट था किसी कारणवश। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कशन में बात हुई तो बोले यार आइडिया तो अच्छा है, तो मैं पैसे लगा के इसको मैं चालू कर देता हूँ नागपुर के लिए। अच्छा।
तो उन्होंने सबसे पहला शॉप नागपुर में स्टार्ट किया। आई वॉन्ट टू स्टॉप यू हियर। ओके। आप 2 बार बिजनेस ट्राई कर चुके। करेक्ट। आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Yes. घर है, बच्चे हैं, Correct. उनकी एजुकेशन है। करेक्ट। आपने ऑफ कोर्स इट्स अ बिग प्रॉब्लम, अफोर्डेबल हेल्थ केयर इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। करेक्ट। ये आपके दिमाग में ख्याल नहीं आया कि यार मैं क्या अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, दिस इज द थर्ड टाइम, आई एम नॉट अ यंग गाय एनी मोर, आई एम नॉट 21। तो देखिए, ये जब मैंने दिमाग में लिया था और या जब मैंने इनसे बात किया, तब मैंने इनको बोला कि सर मैं इसमें अभी आ नहीं सकता, क्योंकि जैसा एग्जैक्टली जो आपने क्वेश्चन पूछा कि वो सारा चीज़ें दिमाग में चल रहा था कि तब एज अराउंड 30-31 एज था मेरा, और ये आइडिया तो क्लिक हो गई, आइडिया है, मुझे पता था, बट वो क्लिक होगी नहीं होगी ये पता नहीं था आगे क्या होगा। बट एक अच्छा चीज़ क्या था कि मेन टाइम मेरा जो दोस्त है सलीम, जो मेरा पार्टनर है, वो मेरा पहले से दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड। तो जैसे मैंने उससे बात की कि यार ये मेरे दिमाग में आइडिया है, तो बोले यार बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि मैं भी मैन्युफैक्चरिंग में, वो तब मैन्युफैक्चरिंग में काम करता था सिप्ला में। डू यू रिमेंबर ये बात कहाँ हो रही थी, कहाँ बैठे थे आप? वो हम लोग एक चाय की टपरी पे मिले थे और ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था मेरा कि यार ऐसा ऐसा है, एक चीज़ है। तो वो उसके दिमाग में भी साइमल्टेनियसली ऐसा कुछ चल रहा था, क्योंकि वो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में था, सिप्ला में, वेरना में वो काम कर रहा था। तो बोला यार मैं भी तो जनरिक वहाँ पे बना ही रहा हूँ। हाँ। मैं मैं तो वहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर हूँ और मेरे यहाँ से तो कितना सारा जनरिक बन के एक्सपोर्ट हो रहा है। यार बोले चल ये जो आइडिया है इसको कुछ करेंगे क्या? तो बोला यार चल मैं भी तेरे साथ आता हूँ, हम मिल के कुछ करते हैं। तो यहाँ से हमारा कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो गया। और पहले तो दोस्त थे, बट क्या हुआ था कि 11वीं 12वीं में एक बेसिक फ्रेंडशिप था, एंड वो उसने विंग फार्मेसी सिलेक्ट किया, मैंने कॉमर्स सिलेक्ट किया, तो विंग अलग हो गया, तो इसलिए उतना बीच में कनेक्टिविटी नहीं बना। बट कुछ कारणवश हम लोग इकट्ठा आए थे, तो ये सब डिस्कशंस चालू हो गया। तो ये आइडिया हुआ, तो हम लोगों ने दिमाग में डिसाइड किया चलो इसके ऊपर कुछ काम करेंगे। तो हमने अनिल किलोर जी से ये बात की, तो वो क्या बोले कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं फाइनेंस करता हूँ और ये शॉप मैं इस्टेब्लिश कर दूँगा। तो उन्होंने नागपुर में एक शॉप इस्टेब्लिश किया। वही टाइम पे आमिर खान का एक शो चल रहा था, सत्यमेव जयते, करेक्ट? तो वो सत्यमेव जयते में आपने वो एपिसोड भी देखा रहेगा कि जो राजस्थान के जो कलेक्टर है समित शर्मा, हाँ। तो उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छे आवाज़ उठाई और जो करना जेनरिक मेडिसिन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह सब बात उन्होंने उसमें शो में की थी। वही शो का एक प्रोग्राम था असर, जो स्टार प्लस पे था और आज भी है। उसमें ये शॉप का हमारे पिक्चराइजेशन हुआ। और उसको बोला गया कि इट्स आमिर खान शॉप, आमिर खान का शॉप। तो वो एक पॉपुलैरिटी वो टाइम पे वहाँ पे उसको मिली। बट हम दोनों बिजनेस में थे और हम वहाँ पे नागपुर दूर भी है, कनेक्टिविटी का इशू था, तो हम लोग ने एक दिमाग में वो चल रहा था। और मैंने सलीम को भी बात किया कि यार देख, मेरे तो 2 अभी तक अनसक्सेसफुल इवेंट 2 बार हो गए हैं, अब मैं तीसरे इवेंट में जाने वाला हूँ, या हम लोग जाएंगे तो सोचना पड़ेगा यार क्या करना। जॉब कर रहे हैं जहाँ अच्छा सैलरी आपको आ रहा है। हाँ। मैं भी ब्रांच मैनेजर था, वो भी एक जगह पे ब्रांच मैनेजर करके काम रहा था, हमारी अच्छी सैलरी आ रही थी। तो जाना है नहीं जाना है वो डिसाइड करने की बात थी। तो थोड़ा डर रहे थे, क्योंकि ये बार तो डर आ रहा था मन में, क्योंकि 2 बार का वो मैं देख रहा था कि अनसक्सेस मुझे जो है मतलब वो वापस ना आ जाए। और अब यदि अनसक्सेसफुल होता हूँ तो पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, इमीडिएटली क्विट नहीं करेंगे, इसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो 2011 से हम लोगों ने इसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करी। जहाँ पे हम लोग जॉब में भी थे, साइमल्टेनियसली हम लोगों ने क्या किया कि 11 से लेके 2015 तक ऑलमोस्ट 20,000 से ज़्यादा लोगों से हम लोगों ने बात की, ऑलमोस्ट 20,000 से ज़्यादा। इसमें फार्मासिस्ट थे, शॉप ओनर्स थे, डॉक्टर्स थे एंड कस्टमर्स थे, कि जनरिक के बारे में उनको क्या पता है, क्या क्या नॉलेज उनको जनरिक के बारे में है। तो ऐसा समझ में आया कि यार 99% लोगों को कुछ भी पता नहीं है। तो आप कहाँ करते थे ये बातचीत? उनकी शॉप्स पे जाते थे? हाँ, अलग 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 जगह पे शॉप्स में हम लोग मिलते थे। हाँ। लोगों से बात करते थे, कहीं हम लोग मूवीज देखने ही जाते थे, बहुत जगह पे जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है, तो या हमारे रिलेशन में जितने लोग हैं उनसे बात करते थे। यू आर ऑल्सो अ ब्रांच मैनेजर एट दिस टाइम एट अ वेरी बिग कॉर्पोरेट। यस, इट्स अ बिग कंपनी। यस, तो वो इंसान बड़ा रुतबे वाला होता है। यस, यस। मुझे जरा बताइए आपका एक टिपिकल दिन उस समय क्या हो रहा था? आप हाँ, एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी ब्रांच मैनेजर है, करेक्ट, और आप फिर वहाँ कहीं एक छोटी दुकान पे भी जाके किसी से बात करें कि यार बता तेरा क्या चल रहा है। देखिए, हम लोग जो है ना, इंश्योरेंस में ही मैं ब्रांच मैनेजर था। हाँ। तो मेरे
जो मेरे हाथ के नीचे कम से कम 10 लोग, 10 ब्रांच में 10 मैनेजर्स थे। तो उनके साथ क्या होता था, उठक बैठक होती थी, उनके साथ क्लाइंट के पास भी जाता था। तो वो रैंडम क्वेश्चंस हम लोग हमेशा पूछते थे। तो वो मेरे दिमाग में वो बिजनेस आइडिया था, बट उसके लिए मैं क्या कर रहा था, वो नेम गैदरिंग जैसा बोलते हैं ना हम लोग, उसी तरीके से मिलना है, बाकी इंश्योरेंस के बारे में बात करना है। सर घर में आपके दवा लगती है क्या? सर कितने लोगों को लगती है? वो सर जनरिक के बारे में कुछ पता है क्या? बस रैंडम क्वेश्चन पूछना है। ये किसी को भी पता नहीं था कि मैं एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ। करेक्ट। जैसा एक रैंडम रैपो बिल्डिंग के लिए हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चंस पूछता था और उसको हर दिन नोट डाउन करता था कि आज 10 लोगों से मिला, उसमें से 9 लोगों ने ना बोला है। तो ये जो था ना, ये हमें बहुत काम आया। क्योंकि देखिए, बिजनेस बनाने के लिए लोगों का माइंडसेट समझना है ना, ये बहुत ज़रूरी है। मीन्स मुझे जो पहले 2 बिजनेस में क्या था कि लोगों को क्या चाहिए ये मैंने सोचा नहीं था, मुझे क्या चाहिए एंड मुझे क्या बिजनेस बनाना है ये सोच के मैंने बिजनेस डाला था। मेडिकल का भी उसी तरीके से था, इन्वेस्टमेंट जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज का उसी तरीके से था कि लोगों को डिमांड है, नहीं देखा नहीं। बट यहाँ पे क्या था कि और रिस्क लेना है, बड़ी रिस्क लेना है तो स्टडी करना ज़रूरी था। इसलिए हम लोग पूरा सर्वे करके 2015 में मैंने जॉब छोड़ के ये बिजनेस स्टार्ट किया। सो इस तरह से अगर देखा जाए तो वो जो 2 फेलियर्स थे पहले के, करेक्ट, वो फेलियर्स नहीं थे। हाँ, इट बिकेम द बिल्डिंग ब्लॉक। यस, ये वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा। मैंने जो सीखा वो 2 फेल्यूर से बहुत कुछ सीखा कि यार नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। बिना सर्वे किया हुआ, बिना एनालिसिस किए बिजनेस नहीं बन सकता, ये तो क्लियर हो गया। एंड जब 2015 में हम लोगों ने ये स्टार्ट किया, पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक शॉप से स्टार्ट करते, कि एक्सक्लूसिवली जेनरिक मेडिसिन शॉप, ये शॉप से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड इसलिए उसका नाम भी अलग से ले लिया हम लोगों ने, स्वस्थ औषधि सेवा। ये पहला वाला मेरा नाम है। अच्छा, सो जेनरिक आर्ट से शुरुआत नहीं हुई। पहला जो नाम था वो स्वस्थ औषधि सेवा, क्योंकि लोगों की सेवा करनी है, सस्ते दामों में मेडिसिन देना है। एंड ये यूनिक कॉन्सेप्ट था, मैं किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। इवन मुझे इतना भी याद है कि जिस दिन कल ओपनिंग था, मीन्स 6 जुलाई को हमारा ओपनिंग था, 5 जुलाई तक हम लोगों ने नाम नहीं लगाया था। क्योंकि नाम लगाएंगे तो, क्योंकि सारे मेडिकल फेटर्निटी के जितने लोग हैं वो हमारे पीछे लगने वाले थे, हमें पता था। और इतना याद है कि मेरे वाइफ ने घर में पिज़्ज़ा बनाया था, ठीक है। तो वो पिज़्ज़ा लेके मैं 10 बजे हम लोग शॉप के सामने थे और उसको बोला था 10 बजे तू आना है। अच्छा। और बोर्ड लगा देना है। तो मैं और सलीम पिज्ज़ा खाते खाते, वो बोर्ड लग रहा था रात में, स्वस्थ औषधि सेवा, वो देखने के लिए 11:30 तक रुके। वो बोर्ड लग गया, उसको ढक दिया पूरा और हम लोग घर निकल गए। अब आपने उनका जिक्र कर दिया तो जरा ये बताइए कि नाउ शी वाज मैरिड टू अ मैन हु इज एट अ वेरी बिग पोजीशन, अर्निंग वेल, करेक्ट, हु इज अबाउट टू जंप इनटू समथिंग जहाँ पता नहीं है क्या होगा, करेक्ट, 2 बार फेल हो चुका है, करेक्ट। उनका क्या कहना था कि हाँ, उसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शॉप, अभी मैंने जो बोला आपको, शॉप एग्जैक्टली स्टार्टिंग का डेट है, राइट। ये शॉप स्टार्ट करना है, इसके पहले 1.5 महीना मैंने जॉब ऑलरेडी छोड़ दिया था। मुझे मेरा प्रमोशन भी हुआ था और प्रमोशन होने के बावजूद मेरे सर को मैंने रेजिग्नेशन दे दिया था। सर बोले क्या पागल आदमी हो तुम यार, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और तुम्हें मैं एरिया मैनेजर बनाने का सोच रहा हूँ और तुम रेजिग्नेशन दे रहा है। मैं बोला सर मुझे बिजनेस करना है। तो उन्होंने बोला क्या बिजनेस? तो उन्होंने बहुत चिढ़ के बात किया था, बोले क्या जाके बिस्किट गोली बेचने वाला है तो मुझे पता है। मैं बोला ठीक है सर, देखते हैं क्या होगा। एंड घर में मैंने बताया नहीं था कि मैंने जॉब छोड़ा है। जैसे हर रोज़ 9 बजे डिब्बा लेके निकलता था, उसी तरीके से डिब्बा लेके निकलता था, बाहर किधर डिब्बा खाता था और बिजनेस का प्लानिंग करते थे। ये कम से कम 1.5 महीने चला। एंड जिस दिन शॉप ओपनिंग था तो उसके बाद 1 महीना हम लोगों ने शॉप चलाया, तब भी मैंने मेरे वाइफ को नहीं बताया था या फैमिली में किसी को भी नहीं बताया था कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ। 1 महीना बराबर शॉप चलने के बाद मैंने बोला कि मैंने 2 महीने जॉब छोड़ा है। क्या रिएक्शन था उनका? नहीं, बहुत गुस्सा हुए थे। मीन्स मेरे भौजी भी जो है, जीजाजी मेरे जो है, उन्होंने तो मुझे घर में भी नहीं लिया था। वो बाहर ही, मैं स्टेप्स पे खड़ा था, वही मुझे गाली दे रहे थे कि ये पागल आदमी है, तू पागल है, तू बच्चा है, तुम्हारे है और तू सोच नहीं रहा है, बिजनेस के बारे में सोच रहा है, कैसा होगा तेरा, मैं तो कुछ तेरे को हेल्प नहीं करूँगा। तो यहाँ तक वो बात आई थी। मीन्स एंड फिर चलो हम लोगों ने बोला एक शॉप्स तो स्टार्ट कर लेंगे। शॉप का जो है बेसिक
देखो हम ये सोच रहे हैं चलो 60,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो 60,000 तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग बिजनेस से, तो उतना तो हर दिन कॉन्फ्रेंस कॉल करना है, लोगों के पीछे भागना है, इससे अच्छा है कि चलो 60,000 ही कमाना है तो शॉप में बैठ के कमाएंगे ना, वो उसके कंपनी के पीछे क्यों भागना है। तो इस तरीके से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। ऑलरेडी 20,000 लोगों का तो सर्वे आपने किया ही हुआ, हाँ, जिनको जरूरत थी Correct. या उनको पता नहीं था इसके बारे में। Correct. इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट। और देखिए ना कैसा फुल सर्कल होता है लाइफ में। आपने कहा कि जब आप पढ़ रहे थे, हाँ. आपको केमिस्ट्री नहीं करनी थी। Correct. इट केम अप टू अ पॉइंट जहां पर आकर के हाँ. दवाएं आपको बनानी ही पड़ी। Yes. तो फिर स्वस्थ औषधि सेवा के नाम Yes. से आपने इसको शुरू किया। Correct. वाज इट अ हिट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ कैसे, या फिर उसमें भी कुछ हर्डल्स? हाँ, तो फर्स्ट मंथ ऐसा हुआ कि जैसे ही ओपनिंग हुआ हमारा तो थ्रेट्स आना चालू हो गया हमें, क्योंकि एक तो जो चीज़ है कि सस्ते दामों में हम लोग मेडिसिन बेच रहे हैं और वो भी 60-70% डिस्काउंटेड रेट में बेच रहे हैं, तो वहाँ पे इमिडिएटली है ना हमको जो बोलते हैं निनावी, किसी नाम से नहीं बट फ़ोन्स आते थे, धमकाया जाता था, लेटर्स भेजते थे। हम शटर जब हम रात को बंद करते थे तो सुबह शटर के सामने पत्थर लेटर्स पड़े रहते थे कि ये बंद करो नहीं तो कुछ खैर नहीं तुम्हारी वगैरह वगैरह। तो हम लोगों ने इसको इग्नोर किया, अगर इसको इस तरफ देखना ही नहीं है हमें, कि देखेंगे तो और टेंशन बढ़ेगा, उससे अच्छा है कि अपन बिजनेस पे कंसंट्रेट करते। तो इनिशियली हम लोगों ने क्या किया कि खुद काउंटर पे खड़े रहते थे, क्योंकि मैं, मेरी वाइफ सलीम एंड सलीम की वाइफ, चारों लोग हम काउंटर पे खड़े रहते थे बारी बारी से। एंड कस्टमर जो आते थे तो उनको कन्विंस करना, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जेनरिक मेडिसिन जब लोगों को ये पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है तो उनको काउंसिल करना ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको आधा घंटा एक कस्टमर के साथ हम लोग बात करते थे, आधा घंटा एक कस्टमर को कन्विंस करने के लिए। और बहुत कुछ मार्केटिंग MBA किया था तो बहुत कुछ अलग दिमाग भी चलाया था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने क्या किया था कि शॉप के बाहर ऐसे बेंचेस रखे थे, तो जितने भी लोग आते थे, क्योंकि एक आदमी से बात करने तो आधा घंटा लगता है, तो सबको बिठाते थे, जो आएगा ना उसको बिठाना है, पानी देना है। और वहाँ पे एक चाय का टपरी था, उसको बोला था यहाँ पे जितने लोग बैठे दिखे तो उतना चाय लेके आना है। ओह हाँ, तो उनको चाय देना है ताकि वो चाय, और बाहर से लोगों को दिखे कि वहाँ पे रश है, कि मेडिकल में रश है, ऐसा दिखना चाहिए लोगों को कि हम अंदर तो 4 ही लोग हैं बट दिखना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे भी कुछ गिमिक्स हम लोगों ने किए, उसका रिजल्ट अच्छा आया कि लोगों को जो लोग कन्विंस हुए उन्होंने, हम लोग उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप 10 दिन लेके देखिए, आपका शुगर BP आप चेक करिए, उसका टेस्टिंग का कॉस्ट भी मैं देता हूँ, और यदि आपको ठीक लगता है तो आप आगे मेडिसिन खाइए और अदरवाइज छोड़ दीजिए, आपका जो पुराना वाला है आप कंटिन्यू करिए। तो कुछ लोगों ने टेस्ट किया तो उनको लगा यार नहीं ये तो बराबर काम कर रहा है, मेडिसिन तो अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने 1 महीने का लिया, 2 महीने का लिया, इस तरीके से लोग बढ़ते गए। दूसरा अच्छा एक चीज़ क्या हुआ, वो टाइम पे व्हाट्सअप नया था 2015 में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक टीज़र जैसा बनाया। वो टाइम पे बहुत ज़्यादा इमेज और वीडियो बहुत ज़्यादा भेज नहीं सकते थे हम लोग, बट टेक्स्ट भेज सकते थे अच्छा खासा टेक्स्ट बना के हम लोगों ने स्प्रेड कर दिया था। तो इतने सारे ग्रुप मीन्स अदर स्टेट्स, कर्नाटका, केरला, कहाँ से लोगों के फ़ोन आते थे, ये मेडिसिन है क्या, इसका आप दाम बताइए, आप कितने सस्ते में देंगे। तो वो टाइम पे, और दूसरा चीज़ एक ऐसा हमारे लिए प्रॉब्लम था कि जेनरिक मेडिसिन क्वांटम वाइज उतने अवेलेबल नहीं थे। जैसा समझो अभी 400 प्रोडक्ट है, आज के घड़ी में तो कंपनी के 550 प्रोडक्ट है, बट वहाँ पे वो टाइम पे क्या था कि एक लिमिटेड रेंज था, जैसा कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटासिड्स, कुछ पेन किलर्स एंड बहुत 5-10% डायबिटीज की दवा, बाकी कोई नहीं मिलता था, और कॉम्बिनेशंस भी नहीं मिलते थे। तो हमको वो टाइम पे बहुत सारा दिक्कत होता था कि जो मेडिसिन एक्वायर करना है। हाँ। और बहुत सारी कंपनियों का क्या था कि वो लिस्ट देते थे कि मेरे पास 150 प्रोडक्ट है, बट एक्चुअली जब हम लोग डिमांड करने के लिए जाते थे तो उनके पास 10, 20, 15 प्रोडक्ट ही रहते थे, क्यों वो बोलते थे कि इसको कोई लेता ही नहीं। हाँ। तो हम बनाते नहीं हैं, हम लोग रखते नहीं, तो आपका डिमांड है तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से काम स्टार्ट हुआ। साइमल्टेनियसली दूसरा एक अच्छा चीज़ भी बना इसमें। एक अच्छा चीज़ ऐसा हुआ कि कुछ लोग हमारे पास तरफ अट्रैक्ट हुए, NGOs हो, कि सर आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हमें भी इसमें आप शामिल कर लो, हम भी चाहते हैं कि आप जैसा बिजनेस ये करना और लोगों की सेवा करना। तो
हम लोग तो फिर बैठ गए, तो फिर यार कैसे करना है इसको, क्योंकि वो टाइम पे फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने दिमाग में लिया नहीं था। हम लोगों ने ये सोचा था कि एक हमारा शॉप होगा प्रेजेंटली, एंड उसके बाद 2 या 3 शॉप बनाएंगे मेरा सांगली में और उसको ही चलाएंगे। हम लोग बहुत कुछ सोचा नहीं था बाद में। पर आपके फोन तो आ रहे थे केरला से और हाँ, तो मेडिसिन के लिए आ रहे थे इनिशियली। तो चलो बोले इसको ना एक, तो फिर जब हम लोग बैठे बाद में तो चारों लोग इन्वॉल्व थे, तो हम लोग बैठे तो हम लोगों ने डिसाइड चलो इसको फ्रेंचाइजी मॉडल में लेके आते हैं। यदि हम लोग फ्रेंचाइजी करेंगे तो इसमें अपने को रेवेन्यू भी आएगा और लोगों को सपोर्ट भी होगा, दोनों चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी। और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि, और पहले क्या था कि जब इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने वहाँ पे ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयज़ रखे थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एम्प्लॉयज़ नहीं लेंगे, कम से कम एम्प्लॉय में ये बिज़नेस चलाएंगे। तो ये कब पॉसिबल है, जब मैं मेरे पार्टनर्स बढ़ाऊँगा, करेक्ट। तो फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट हम लेके आए। तो इनिशियली एक फ़ीस डिसाइड की, ये फ़ीस लेंगे। और पहला जो शॉप है वो एक यहाँ पे घोड़ा और ट्रस्ट है, उनका जो एक डॉक्टर है वहाँ पे, डॉक्टर तोरो, उन्होंने पहली फ्रेंचाइजी हमसे ले ली कि सर नहीं, मुझे आप सपोर्ट करिए। डॉक्टर ने ली। इस बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो अच्छे डॉक्टर है एंड वो पूरे सोशली इन्वॉल्व है। तो पहली फ्रेंचाइजी हमारी संजय घोड़ावत ट्रस्ट जो है उन्होंने ले ली। एंड तो फिर पूरे लग गए हम लोग कि फ्रेंचाइजी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। और उसके बाद जो राइटअप स्टार्ट हुआ, क्योंकि लिखना पड़ा ये सब चीज़ें जो है, क्योंकि फ्रेंचाइजी सेट करना है। तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिस तरीके से दिमाग में आ रही थी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसको लिख रहे थे। तो ऐसा हुआ कि समझो 10 चीज़ें कर रही है, तो 10 में से 4-5 काम नहीं कर रही तो उसको हटाओ, वापस नए 10 चीज़ें लेके आओ, उसमें से 2 अच्छी है तो उसको ऐड करो। तो इस तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। जैसे क्या चीज़ थी जो काम नहीं कर रही थी? जैसा फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग है समझो, तो पहले हम लोग क्या करते थे कि शॉप में जाके उसको ट्रेनिंग देते थे। अब जब शॉप में जाके ट्रेनिंग देना है तो उसका ध्यान इधर उधर भटकता था। वो अपना फ़ोन पे लगेगा, बीच में कॉल आएगा, कौन आएगा तो सर आप रुको 10 मिनट में काम करता हूँ। तो हम लोग ने यार ये गलत है, ये शॉप में जाके ट्रेनिंग नहीं देना है, ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग लेना है उसको तो मेरे पास आना पड़ेगा। तू फ़ोन बंद कर और मेरे साथ बैठ 2 घंटा, तो मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा। तो यहाँ से हमारा ट्रेनिंग विंग भी स्टार्ट हुआ। तो इनिशियली क्योंकि मैं प्रोडक्ट के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने और सलीम ने क्या किया, उसको डिवाइडेशन कर लिया। तू प्रोडक्ट का वही देख ले, जो भी है प्रोक्योरमेंट करना है, प्रोडक्ट लेके आना है, ये तुम्हारा काम है। उसको छोड़ के जो भी रहेगा वो सब मैं कर लूँगा। तो तुम वो टेंशन मत लो, मैं वो कर लूँगा, वो तू कर ले। तो पहले से क्या था कि जो हमारा काम था वो अलग अलग कर दिया हम लोगों ने, इसलिए। और एक हम लोगों ने हमेशा एक चीज़ हमेशा इसके ऊपर बात करते हैं, दोनों में से जो भी आदमी जो डिसीजंस लेगा वो हमारे दोनों के अच्छे के लिए होगी, तो उसको क्रॉस नहीं करना है। तो ये जो हमारी पार्टनरशिप है, अभी 10 साल हो गए, ठीक है। तो नॉर्मली लोगों की पार्टनरशिप्स टिकती नहीं है, करेक्ट। तो बेसिकली एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो एक बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, एक डिसीजन तू ले रहा है तो कुछ तो अच्छा है, इसलिए तुझे लग रहा है कि अच्छा है, और जो होगा वो देखा जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़े। फ्रेंचाइजी साइमल्टेनियसली हम लोगों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया और अच्छा खासा पैसा भी आ रहा उसमें फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता था कि जब आपने शुरू किया तो थोड़ा आपने कहा कि जो भी सीड कैपिटल आपने लगाया, करेक्ट, कैन आई आस्क यू कि वो कितना अमाउंट था? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए, करेक्ट। मैंने 2.5 लाख, सलीम ने 2.5 लाख। तो 5 लाख का पूरा सब जितना भी बिजनेस में लगा है उतना ही कैपिटल लगा है, और बस कुछ नहीं लगा। उसके बाद जो भी आया वो उसको हम लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते गए। हम लोगों ने विड्रॉ ज़्यादा नहीं किया पैसा। जो पैसा, क्योंकि देखिए फ्रेंचाइजी में बिजनेस में पैसा आता गया, क्योंकि फ्रेंचाइजी अमाउंट हम लोग जो ले रहे थे उसमें से अच्छा खासा फंड्स आ रहा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया इसको जो है ना यूज़ करेंगे, इसको विड्रॉ करने के पीछे भागेंगे नहीं, और जो भी मेडिकल से आ रहा है उसको ले लेंगे, जो मेडिकल से जो प्रॉफिट आएगा उसको हम बांट के ले लेंगे, बाकी का जो आ रहा है वो सेव करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम लोगों ने कैपिटल इन्हांस भी हमारा साइमल्टेनियसली हो रहा था, वो बढ़ रहा था। मीन टाइम एक एम्प्लॉय लिया। अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि चलो भाई एक एम्प्लॉय की जरूरत लगे, क्योंकि बैकएंड जो है बाद हुआ ये 6 महीने के बाद ही हो गया। अच्छा, हाँ, नवंबर दिसंबर में फर्स्ट एम्प्लॉय आ गया बोर्ड पे, क्योंकि बेसिक पीछे वाला जो अकाउंट है, क्योंकि फ्रेंचाइजी बनेगी तो उसका कुछ तो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ना, उसको रिसीट देना है, पैसा हम लोग ले रहे।
तो उसका अकाउंटेबिलिटी रखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब तक ये सब आप कर रहे थे? सब इंडिविजुअली कर रहे थे। हाँ। तो एक बंदा लिया, वो आज भी बंदा हमारे साथ है। अच्छा। हाँ, सो उसको लिया और उसने फिर एक कंप्यूटर ले लिया वही फंड से जो आ रहा था। एक टेबल, एक कंप्यूटर, एक राउंड टेबल एक ले लिया, वो भी सेकेंड हैंड जो बाज़ार में मिलता है वहाँ से लेके आए क्योंकि सस्ता पड़ता है। तो 4 चेयर्स, ये इनिशियली इन्वेस्टमेंट हमारा। और अभी ऑफिस बनाना कहाँ पे, ये भी बड़ा चीज़ था ना। तो हमारा जो शॉप था उसके छोटा मेजनन था, तो मेजनन को ही ऑफिस बना डाला। मेजनन फ्लोर पे नीचे एक पुराना वाला कारपेट था, उन्होंने डाला हुआ था पहले वाले शॉप ओनर ने। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा एक चिपका के बस उसी को ऑफिस बना दिया। हाँ, सब सेकंड हैंड चेयर डाल दिया, सेकंड हैंड टेबल लेके, एक कंप्यूटर, बस काम हो गया। और कंप्यूटर भी सस्ते वाला ले लिया क्योंकि फंड्स का उतना ही अरेंजमेंट था। तो चलो बोले एक ही एम्प्लॉय रखेंगे, आगे देखेंगे क्या होगा। तो इस तरीके से ये स्टार्ट हुआ। पहले 50 जब तक फ्रेंचाइजी बने हमारे, 50 फ्रेंचाइजी। कितने समय में हुए? ऑलमोस्ट 8-9 महीने लगे में 50 फ्रेंचाइजी या 50 में, क्योंकि फ्लो जो था ना हमारे पास। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हुई इसमें। हाँ। मेरा एक कार वॉश जहाँ पे मैं छोड़ता था पहले इनिशियली, तो वो जो बंदा था उसको मैंने इनवाइट किया था ओपनिंग में कि भाई मैं एक शॉप खोलने जा रहा हूँ, तो आ जा। तो वो आया था, वो बोले सर ये क्या है? मैं बोला ऐसा ऐसा शॉप है। तो उसने बोला सर मेरा एक भाई है जो रिसेंटली फार्मेसी हुआ है, उसको कुछ करना है। बोला ठीक है, बोला। तो दूसरे दिन वो और उसकी वाइफ यहाँ पे आ गए। सर क्या है? जाते जाते उसने चेक भी दे के गया वो। हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंचाइजी बने। उसका जब ओपनिंग हुआ तो मैंने उसको बोला था यार ओपनिंग में ना कम से कम 200 लोग लगेंगे। सर बोले उसकी आप टेंशन मत लो, मेरे घर की फैमिली मेम्बर्स ही 200 है, तो वो आप उसका टेंशन मत लो, वो तो पूरा हो जाएगा। बोले माहौल बना दूंगा मैं। तो वहाँ का एमएलए को उसने बुलाया। अब जो उसकी जो फैमिली थी, अब इनिशियली हम लोग क्या करते थे कि जब कोई भी फ्रेंचाइजी खुलता है तो उसके साथ एक दिन पहले उसके पास पहुँच जाते थे, क्योंकि वो मेडिसिन भी लगाना है, उसको कैसे करना है इसको सिखाना पड़ेगा, बेचना कैसे है। और तब रेट्स भी क्या थे, हम लोग उसके बॉक्स के ऊपर रेट लिख के रखते थे। एक एक्सेल बनाया हुआ था और ये चीज़ कितने में बेचनी है, तो वहाँ पे लिख के रखते थे। वो पहले से सिस्टम थे, हर एक बॉक्स उठाओ उसके ऊपर रेट लिखो और वो सब स्टोर करके रखो। तो उसके लिए थोड़ा हेल्प के लिए हम लोग जाते थे। तो ओपनिंग का माहौल बन रहा था, वो बना रहा था बंदा, बहुत बढ़िया ओपनिंग उसने किया था। तो उसके 5-6 भाई थे अलग अलग। तो वो बोले एक सातारा का था, एक कराड़ का था, एक पूना का था, एक अहमदनगर का। सब भाई ने बोला हमको भी चाहिए, हम भी लेंगे। तो उन्होंने फ्रेंचाइजी लिया। अब उन्होंने लिया तो उसके और किसी दोस्त ने लिया, तो जो हम बोलते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ, तो उसी तरीके से मीन्स इवन 2020 तक, जितने 2021 तक हम लोगों ने लिटरली एक पॉम्पलेट भी नहीं बनाया था कि फ्रेंचाइजी देना है करके। जो भी हुआ वर्ड ऑफ माउथ, जितने लोगों ने देखा अच्छा इंटरेस्टिंग लगा, लोग आ गए। और दूर दूर से लोग आते थे। मीन्स जब इनिशियली तो अहमदनगर वगैरह एरिया से तो बहुत ज़्यादा, वो एक टेम्पो ट्रैवलर बना के आते थे, 15-20 लोग शॉप देखते थे। और हमारा ऑफिस तो छोटा था ना, 1-2 बंदे हुआ, 1 से 2 हो गए, 3 हो गए, स्टाफ हो गया। तो 7-8 महीने बाद ऐसा हुआ कि कोई आया मीटिंग के लिए, तो स्टाफ को सबको नीचे भेजना है। वो 4 चेयर, तो 5 ही लोग बैठ सकते थे। वो मेजरमेंट था ना, तो वो कहीं नीचे ना आ जाए, इसलिए 5 ही लोग वहाँ पे बैठते थे। तो 5 लोग बैठ के उधर ही बनाना है। एग्रीमेंट हो गया तो उनको चाय के टपरी पे लेके जाना है, चेक लेना है, चाय पिलाना है, ख़त्म हो गई फ्रेंचाइजी। तो इस तरीके से इनिशियली पहला 1-1.5 साल ऑलमोस्ट उस तरीके से हम लोगों ने। तो वो पहले 1 साल में व्हाट्स योर गेस कितने फ्रेंचाइजी हुए? अराउंड 92 फ्रेंचाइजीज बने थे मोटा मोटी। 1 ईयर। हाँ, ऑलमोस्ट 100 फ्रेंचाइजी के आ गए थे हम लोग 1 साल के अंदर। तो मतलब अगर मैं मैथ्स करूँ, साल में 50 हफ्ते होते, 52, हर हफ्ते में 2 फ्रेंचाइजी आप खोल रहे थे। करेक्ट। मतलब हर तीसरे दिन एक फ्रेंचाइजी हो रहा था। यस। तो हेल्थ पे आपकी कोई असर था? आपका दिन रात क्या मतलब ये कैसा हुआ कि एक पैशन था वो बिजनेस का। और पहले क्या हुआ था कि वो 2 बार जो सक्सेस नहीं मिला था और यहाँ पे सक्सेस मिल रहा है, तो एक वो भी खुशी थी। करेक्ट। और जो भी कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, दूसरे किसी को कुछ देना नहीं है, जो भी कर रहा है अपने लिए कर रहे हैं। तो एक विजन दिमाग में हम लोगों ने लिया था कि चलो 1000 फ्रेंचाइजी तब महाराष्ट्र में बनाएंगे। अच्छा, तब आपको पता लग रहा था कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं एंड अच्छा, और ये अलग हो रहा है।
बाकी के लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे, तो चलो इसको एक टारगेट लेते, 1000 फ्रेंचाइजी जो है हम लोग 2020 तक बनाएंगे महाराष्ट्र में। ऐसा एक प्लान बनाया था हम लोगों ने। और कितनी बनाई आपने 2020 तक? हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा। 950 फ्रेंचाइजीज हो गए थे। वाह। हाँ, तो 2000 तक 950 फ्रेंचाइजी बन गए थे। तो एक सवाल है विद्वान, यस, जब कोई चीज ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है तो बहुत सारे कॉपी कैट्स भी आ जाते हैं। Correct. बहुत सारे लोगों को अरे यार ये अच्छा है, मैं भी Yes, ऐसा कुछ कर yes, सकता हूँ। yes. ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ हुआ ना। 2-3 बार ऐसा हुआ कि हमारा देख के बहुत सारे लोगों ने एंट्री भी कर दिया। एक तो ऐसा था कि उसने ऑफिस भी डाल दिया, 10 एम्प्लॉय रख दिए, बट 1-1.5 साल के अंदर सब बंद हो गया उसका, क्योंकि प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आया। आज जैसे आपने 21 में किया था शायद। करेक्ट। कॉन्सेप्ट एक्चुअली देखिए, हमारा बिजनेस ऐसा है, वैसा देखा जाए तो ओपन बिजनेस है, ओपन बुक जैसा बिजनेस है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। ये 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हम लोग करते हैं, वो करेंगे तो बिजनेस सक्सेसफुल है। बट उसको इम्प्लीमेंट करने का जो चीज़ है ना, वो लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बेसिक पेन पता ही नहीं है एग्जैक्टली कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर क्या चाहता है। एंड मुझे इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ सीखने को मिला कि कंज्यूमर साइकोलॉजी जो है ना, उसका हमें स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, कि एग्जैक्टली उसके दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचता है। ये जब तक हम लोग उसके ऊपर काम नहीं करेंगे ना, तब तक हम सक्सेस नहीं बना पाएंगे, ये तो गारंटेड है। आगे जाके जो भी जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे ना, तो उनके लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कंज्यूमर साइकोलॉजी पहले समझो, उसको क्या चाहिए एंड वो क्या सोच रहा है। ये आप जो प्रोडक्ट सोच रहे हो, वो प्रोडक्ट के बारे में वो क्या सोच रहा है, ये जब आप सोचोगे तो आपका बिजनेस जो है 100% सक्सेसफुल हो सकता है। एक बात और, आपने तो एट दिस पॉइंट द कंपनी इज जेनरिक कार्ड, बट आपने शुरू तो किया था स्वस्थ औषधि सेवा। यस, तो जैसे ही 200-225 फ्रेंचाइजी बने, तो हमें वो लगा कि यार ये जो है, इसको यदि हम लोग सोच रहे कि छोटा सोच रहे, 1000 शॉप बनाएंगे महाराष्ट्र के लिए, बट बाहर अदर स्टेट में, क्योंकि कर्नाटका से तब इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पे तो स्वस्थ औषधि सेवा ये नाम किसी को पता नहीं, क्योंकि मराठी नहीं, करेक्ट। तो अदर स्टेट में जाएंगे तो वो चलेगा नहीं, तो बोले इसको एक अलग से नाम देना पड़ेगा, इसलिए जेनरिक कार्ड, ये ब्रांडिंग उसका किया हम लोगों ने, नाम रख दिया, कंपनी खोल दी, प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी भी बना दी हम लोगों ने, बट उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस नहीं बना रहे थे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी, नाम बना दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, सब कर दिया, एंड सोचा कि इसको जो है आगे जाके स्लोली इसको जेनरिक कार्ड बनाएंगे। एंड हुआ भी वैसा कि स्वस्थ औषधि सेवा का हम लोगों ने एक बेसिक ट्रेडमार्क लिया था, बट वो कॉमन वर्ड्स होने के कारण उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए, एंड और ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग इजीली कॉपी भी कर रहे थे। स्वस्थ औषधि सेवा, कोई भी शॉप ओनर क्या कर रहा था कि हमारा जहाँ शॉप खुल रहा है, तो बाकी के जो मेडिकल शॉप्स थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्वस्थ औषधि सेवा यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो उसको चैलेंज करना, वो हमें वो लग रहा था कि यार ये चैलेंजिंग में हम हमारा बिजनेस छोड़ के ये वकील के पीछे भागना पड़ेगा, करेक्ट। तो उससे अच्छा है कि एक कुछ ऐसा ब्रांड बनाएंगे जो यूनिक है, जो नाम अलग रहेगा, और ये सोच के फिर हम लोगों ने जेनरिक कार्ड ये नाम रख दिया। एंड उसके बाद तो फिर जितने फ्रेंचाइजी हुए वो जेनरिक कार्ड के नाम से ही फ्रेंचाइजी बने। सो ऑफ कोर्स एट दिस टाइम आपका जो प्रोडक्ट मार्केट फिट है वो हो चुका है। करेक्ट। आपने काफ़ी फ्रेंचाइजी खोले हैं, सालों इसमें बिता दिए हैं। करेक्ट। आपको बिजनेस समझ में आ रहा है, बट कंपटीशन भी बढ़ रहा है, जेनरिक मेडिसिन की अवेयरनेस भी बढ़ रही है। करेक्ट। तो अगर ये समझना चाहें कि जेनरिक कार्ड कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द कंपटीशन, या ऐसा कुछ आप क्या करते हैं कि टू मेक श्योर कि जितने आउटलेट्स है उन सब पे वैसी ही सर्विस मिल रही है जैसी आपके आउटलेट नंबर 1 पे है। ओके, हाउ डू यू स्टैंड आउट? तो देखिए, जैसा आपने इसके पहले भी पूछा था कि लोग जो है ना इजीली कॉपी करने के फिराक में होते हैं, इजीली कॉपी करना है और बहुत आसान है उनको कॉपी करना। तो हम लोगों ने एक यूनिकनेस क्रिएट किया कि हम लोगों ने जब 2017 में हम लोग जब एंटर किए थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ये आज, वो टाइम तक हम लोग क्या थे कि बाहर सारे लोगों से मेडिसिन ले रहे थे, जैसा सिप्ला हो, अल्केम हो, अलम्बिक हो, इनके हर एक कंपनी के कोई जेनरिक डिविजन्स होते हैं, तो उनसे मेडिसिन ले रहे थे। और तब ये मेडिसिन बाहर भी मिल रहे थे, बाहर के शॉप्स में भी मिल रहे थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार इसको यदि यूनिक बनाना है तो अपना कुछ एक प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जो खाली हमारे ही फ्रेंचाइजी में मिलेगा, बाहर कहाँ नहीं मिलेगा, तो ही हम लोग दूसरों से डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। तो 2017 में हम लोगों ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया कि हमारे खुद के प्रोडक्ट आने चाहिए जो हमारे नाम से बनेंगे। एंड तो फिर पहले 8 प्रोडक्ट हम लोग लेके आए और उसके साथ स्टार्ट किया।
स्लोली आज 8 से हर साल उसमें बढ़ोतरी होती गई और आज 550 प्रोडक्ट्स तक हम लोग पहुंच गए। तो ये सबसे बड़ा पहला डिफरेंशिएटर था, करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों ने अपने ही प्रोडक्ट भी बनाने स्टार्ट किए, क्योंकि जैसा हम लोगों ने बनाया उसको वो भी उन्होंने कॉपी किया। तो उसमें ऐसा था कि चीज़ हम लोगों ने और एक चीज़ इसमें एडिशन कर दी कि आज के घड़ी में इंडिया में वो कोई नहीं कर रहा है, वो है हर प्रोडक्ट एंड हर बैच का विथ QC रिपोर्ट हम मेडिसिन बेचते हैं। तो इंडिया की अकेली ऑर्गेनाइजेशन हमारी है जो लाइव आपने हमारे कोई भी शॉप में आप गए और आपने प्रोडक्ट परचेस किया और आप बोल सकते हो कि सर इसका मुझे QC देखना है, तो वो 2 मिनट में आपको दिखा देगा, क्योंकि हम लोगों ने उसी तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर दिया है, अपना खुद का बनाया। यस। तो जैसा 2017 इट्स हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टार्ट की। जैसा प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट किया, ट्रेनिंग तो उसको एक एट पार लेके आए, ट्रेनिंग भी बहुत जो इधर उधर चल रहा था उसको एट पार लेके आए। सिस्टम्स के ऊपर ध्यान देना चालू कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा कि यार आगे यदि अपने को जाना है तो हमारा बैकएंड स्ट्रांग होना चाहिए। सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर ये बहुत बड़ा आगे जाके चैलेंज हो सकता है, एंड उसको यदि अभी से हम लोग करेंगे, क्योंकि तब 1mg वगैरह ऑलरेडी आ चुके थे एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट हो चुका था। तो आगे जाके हमें यदि ऑनलाइन पे भी जाना है तो हमारा सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर्स हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो खुद से इसको डेवलप करेंगे। तो मेरे एक फ्रेंड है तो सुजाता मेंगाने, तो उसके साथ मैंने तो मेरी वो MBA की कॉलेज फ्रेंड थी। तो मैंने उनसे बात किया कि यार, तो बोली मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना रही हूँ तो मैं भी आपको हेल्प करूँगी, मैं आपके साथ सॉफ्टवेयर में आ जाती हूँ। तो उसके साथ बैठ के पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम लोगों ने उसी साल स्टार्ट किया। साइमल्टेनियसली और एक चीज़ 2017 में हुई, वो थी कि ऑफिस की रिक्वायरमेंट, क्योंकि तब ये कंडीशन आ गई थी कि 250 अराउंड फ्रेंचाइजी हुए हैं एंड स्टाफ कम से कम 10-12 स्टाफ है। तो वो जो शॉप एंड वो जो मेजरमेंट फ्लोर, उसमें ही सारा एडजस्टमेंट चल रहा था। तब तक जितना भी एडजस्टमेंट था उसी में चल रहा था। तो अभी की ज़रूरत है कि इसको एक प्रॉपर ऑफिस हम लोग लेके जाए। तो फटाफट एक जगह देखा और एक 1,500-2,000 स्क्वायर फुट का एक रेडी टू मूव जैसा हमें एक जगह मिल गया। वहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए हम लोगों ने, और वहाँ पे एक फ्लैट था, तो फ्लैट को ही कमर्शियल जैसा बना के पूरा ऑफिस वहाँ पे सेट कर दिया। तो एक्चुअली सेकेंड ऑफिस वो है जो हम लोगों ने बनाया था। तो वो 2017 में, तो 2017 में नया ऑफिस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें इकट्ठा हम लोगों ने की। वहाँ पे ट्रेनिंग रूम बनाया, क्योंकि तब हम लोग ट्रेनिंग्स इधर उधर बाहर ही ले रहे थे, किसी होटल में लेना है, ये लेना है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग रूम भी बनाया। तो ये सब चीज़ें 2017 में हमारे साथ हुई। वाह। 2017 फिर ऑफ कोर्स जब सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस करेक्ट एक जगह पे आ जाते हैं, उसके बाद तो ग्रोथ तेज हो जाती है। सो टीम बिल्डिंग या उन चीज़ों में आप किन बातों का ध्यान रख रहे थे? वो क्या स्ट्रैटेजीज थी जो अब आप देख रहे थे कि यार स्पीड तो ठीक है, हाँ, बट सस्टेनेबिलिटी भी एक चीज़ चाहिए। करेक्ट। तो जैसा आपने बोला कि हम लोगों ने क्या किया कि जैसा मैंने बोला कि एम्प्लॉयज़, सेल्स के लिए एम्प्लॉयज़ नहीं बनाएंगे। हाँ, एम्प्लॉयज़ जो बनेंगे वो बैकएंड सिस्टम हैंडल करने के लिए एम्प्लॉयज़ बनेंगे। करेक्ट। तो डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग ने एक नया मॉडल उसमें लॉन्च कर दिया, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट पार्टनर। तो ये डिस्ट्रिक्ट पार्टनर क्या होता है कि ये भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करके हमसे जुड़ता है, एंड वो एक स्पेसिफिक एरिया का डेवलपमेंट का इंचार्ज होता है। वो आपको पैसे देता है या वो मुझे पैसे देता है। और वो फॉर एनी रेगुलर कंपनी, हाँ, any business owner, the common understanding and traditional way to do it is you hire a district, somebody who's taking care of a district, you Correct. pay them, करेक्ट, and then they do business development for you. यस। आपने उनसे पैसे लिए? या मैंने उनको फ्यूचर दिखाया, उनको बिजनेस समझाया कि एग्जैक्टली क्या होगा। जो आप ले रहे हो, मैं आपको एक फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनिक है, ये आज बाजार में किसी के पास नहीं है जो मेरे पास है। आप मेरे साथ जुड़िए, आप पैसा बहुत कमाएंगे। तो उनको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि देखिए सामने से क्या हो रहा था, फ्रेंचाइजीज का फ्लो आ रहा था वर्ड ऑफ माउथ से। तो मैंने बोला देखो भाई सर, आप 10 लोगों से बात करो। तो जब वो 10 लोगों से अपनी बात करता था, उसमें से 4 लोग रेडी हो जाते थे। मैं बोला देख भाई, तेरे को पैसा भी मिलेगा। और हम लोगों ने इनिशियली क्या था कि जो हमें मिल रहा है ना, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट उनको पास ऑन करते थे, ताकि उसका पैसा भी निकल जाए, वो हमारे साथ जो जुड़ रहा है तो उसका भी पैसा निकल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों ने वो पार्टनर्स बढ़ाए, नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ाए। तो इसलिए स्पीड भी अच्छा बन गया। मुझे फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं था,
क्योंकि फिक्स कॉस्ट ना होने के कारण अच्छा खासा प्रॉफिट भी मेरा बन रहा था। जब वो कुछ करेगा तभी उसको पैसा मुझे देना है, करेक्ट। तो इस तरीके से मैंने पार्टनर्स बनाए, और ये पार्टनर्स जो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि सारा जो पार्टनर हमारे साथ जुड़ेगा उसको लाइफ टाइम तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हमने जब उनको जो ट्रस्ट दिया था और उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट रख के वो बिजनेस में आए हैं, तो उनको छोड़ना नहीं है, उनको लाइफ टाइम पैसे देता रहना है। हमने अपने को पैसा देना है उनको, जो भी रहेगा। इसका और एक एग्जांपल बोल देता हूँ कि हमारा एक पार्टनर जो था वो ब्रेन हेमरेज से एक्सपायर हुआ 2020 में। तो आज भी इवन 2024 में भी उसके घर में हर महीना पैसा जाता है। या जो उसने जो काम किया था उसका पैसा उसके घर में आज की घड़ी में भी जाता है। तो उतनी लॉयल्टी भी हम लोगों ने हमारे पार्टनर्स के साथ रखी है। यही एक बड़ा रीज़न है कि लोग हमसे जुड़ते गए, क्योंकि लोगों को देखिए क्या ये कॉन्फिडेंस चाहिए, यार मैं इनके साथ जुड़ रहा हूँ तो मुझे लाइफ टाइम का कुछ बेनिफिट दिखना चाहिए, तभी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है जो सस्टेन या बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी था, एंड उसी के कारण लोग हमसे जुड़ते गए। दूसरा चीज़ था कि ट्रांसपेरेंसी। मैक्सिमम बिजनेस में हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी रखी। आज भी बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी, आज तो एक्सट्रीम लेवल पे ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स हमारे आज की घड़ी में भी ऑलमोस्ट 6 ऐप्स है, वेब पोर्टल्स है, तो हर एक चीज़ उनको ट्रांसपेरेंटली दिखता है। तो यहाँ तक हम लोग उसको लेके आए। तो वो भी एक बड़ा रीज़न है ये सक्सेस मिलने का। 2020 तक की बात आपने बताई है। यस, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कंपनी इज ऑन अ ग्रोथ पाथ, करेक्ट, डिस्ट्रिक्ट पार्टनर्स जुड़ रहे हैं, करेक्ट, हर आदमी को फ्रेंचाइज चाहिए। यस, देन कम्स मार्च 2020, करेक्ट, पैंडेमिक। हाउ वाज इट फॉर यू? या आपकी पहली रिएक्शन क्या थी, या आपने जब देखा कि यार ऐसा एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस दुनिया भर में आ रहा है, करेक्ट, तो दिस इज द टाइम फॉर यू टू पुल योर स्लीव्स अप, प्रोबब्ली बिकॉज आप दवाएं बेच रहे हैं। यस, यस। देखिए वहाँ पे एक चीज़ जो था वो हमें दिक्कत दे रहा था कि हमारे फ्रेंचाइजीज नहीं बन रहे, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन सब बंद हो गया। देखिए मेडिसिन जो हम लोग बेच रहे हैं वो तो जाएगा, क्योंकि देखिए हमारा पूरा फोकस किसके ऊपर था, तो जिसको महीने की दवा लगती है। बेसिकली हम लोगों ने जो सेगमेंट चुना था वो ये था कि जिसको बीपी, शुगर, कार्डियक प्रॉब्लम, थायराइड, अस्थमा, HIV, कैंसर, ऐसे जो डिसऑर्डर्स है जिनको उसको लाइफ टाइम मेडिसिन लेना है, तो वही मेडिसिन के ऊपर हमारा पूरा फोकस था। इस कारण क्या हुआ, हम लोग किसी डॉक्टर और हॉस्पिटल को अटैच नहीं थे, इसलिए हमारा सेल तो कंसिस्टेंट था। क्योंकि देखिए कोई भी क्राइसिस हो, इवन दो अपना कोरोना है, इसमें भी जिसको BP है उसको गोली तो लेना है, तो इसलिए हमारा बिजनेस हैम्पर नहीं हुआ। बट जो फ्लो था रिक्रूटमेंट वाला वो रुक गया, क्योंकि बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो फ्रेंचाइजी कहाँ से होंगी। तो वो 2-2.5 साल जो थे वो हमारे लिए वो एक चैलेंजिंग थी। बट उसमें दूसरा एक चीज़ अच्छा सामने निकल के आया कि यदि यार ऐसा आगे भी कंटिन्यू होता रहा, तो हम लोगों ने ये सोचा कि यार लोगों को तो मेडिसिन चाहिए, महीने की दवा चाहिए, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अच्छा खासा काम कर रहा है, तो हम क्यों नहीं जा रहे ऑनलाइन में, करेक्ट। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग ऑनलाइन में घुस जाते हैं, क्योंकि इनके पीछे कहाँ तक लगेगी। जो डिस्ट्रिक्ट पार्टनर्स या फ्रेंचाइजी है, ऐसा ये पैंडेमिक और कितने साल चलेगा पता नहीं है, तो इससे तो हमारा ग्रोथ पूरा रुक जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने, जैसा आपने बोला, स्लीव्स पीछे किया और डिसाइड किया कि चलो हम लोग ऑनलाइन में घुसेंगे। तो फिर बीच में जो पीरियड मिला था हमें, थोड़ा सा जो रिलैक्सेशन वाला पीरियड था ना, उसमें हम लोगों ने टीवी ऐड शूट किया। एक महाराष्ट्र के एक थिएटर एक्टर है प्रशांत दामले, उनको लेके उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और उनको लेके, क्योंकि अभी तक आज तक हम लोगों ने मार्केटिंग किया ही नहीं था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार ये जो ऐप है इसको यदि लोगों तक पहुंचाना है डायरेक्टली, तो टीवी ही वो सब टाइम पे बड़ा माध्यम था कि बहुत सारे लोग टीवी देख रहे थे दिन भर। तो चलो बोले स्क्रीन टाइम का जो टाइम है उसको कैच करते और टीवी पे आ जाते। तो अच्छा एक बढ़िया सा ऐड बनाया हम लोगों ने, 3 एड्स बनाए और टीवी पे दे दिया, टीवी पे रन किया उसको, और धमाका हुआ। क्योंकि ऐप जो था हमारा नया था कि सस्ता मेडिसिन, ऑलमोस्ट 70% डिस्काउंट रेट में मेडिसिन मिलेगा, वो भी डोर डिलीवरी, और ये ऐप डाउनलोड करना एक काम बन जाएगा। लैक्स में ऐप डाउनलोड हुए वो टाइम पे, लैक्स में। तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया, और जो पैंडेमिक था उसका भी हम लोगों ने इस तरीके से फ़ायदा उठाया। आपदा को अवसर में बदल लिया आपने। हाँ, या प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि
हर आपदा में एक प्रॉब्लम में एक Solution होता है, अपॉर्चुनिटी होती है। करेक्ट, एग्जैक्टली। मैं हमेशा बात करता हूँ कि लोगों को अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा मार्केट में है ना, बहुत सारे आप जब जाते हो तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास होती है, बट उसको पहचानना ये आपका काम है। तो उसको कन्वर्ट बिजनेस में करना ये अलग बात है, पर वो ढूंढना पड़ेगा, पहले अपने को वो ढूंढना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। तो इस तरीके से चल रहा था। और दूसरा एक अच्छा चीज़ क्या हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छा सपोर्ट था, क्योंकि जैसे ही ये सरकार आई थी तो इवन स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट, तो ये सारे लोग जेनरिक मेडिसिन के लिए फॉर थे कि जेनरिक आप ले लो, सस्ते में सस्ते दामों में मिलता है। तो इसलिए हमारा भी काम बहुत सारा आसान हो गया। आगे ऐसी क्या चीज़ें आप देखते हैं अगले 5 साल में, 10 साल में, जो आपको लगता है कि वो अब हेल्थ केयर में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है? देखिए, सबसे पहला चीज़ जो है वो है, जैसा अभी बहुत सारा चीज़ों में चल रहा है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन है, एक बहुत बड़ा विंग है आगे जाके कि लोगों को, या AI बेस्ड, अभी जो AI का भी ज़माना है तो AI बेस्ड भी कंसल्टेशंस आगे आएंगी अगले 8-10 सालों में। मेडिसिन्स के बारे में अभी तो डॉक्टर्स भी बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर्स है उनमें भी बहुत सारा चेंज आया है, और डॉक्टर प्रैक्टिस जो है उसमें भी बहुत सारा चेंज आया है। रिसेंटली कुछ डॉक्टर्स ने ऑलरेडी ये इनिशिएटिव लेके स्टार्ट भी किया है कि जैसा ओन इंडिविजुअल जनरल प्रैक्टिशनर्स है तो 5-6-10 जनरल प्रैक्टिशनर्स इकट्ठा आके एक छोटा यूनिट बना रहे, एक ही मेडिकल रहेगा। इसमें क्या होगा कि मेडिकल का जो काउंट है वो स्लोली कम होने वाला है, आगे के पीरियड में जो है वो मेडिकल का काउंट कम होने वाला है। दूसरा चीज़ है कि गवर्नमेंट की तरफ से इवन मैन्युफैक्चरर्स जो है उसके लिए भी बहुत सारे नए रूल्स आए हैं। जैसे जनवरी में एक रूल आया है शेड्यूल M, जिसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स जितने भी आज की घड़ी में मैन्युफैक्चरर्स है इनके लिए भी बहुत स्टिंजेंट नॉर्म्स आए हुए हैं और उनको 2 साल का टाइम दिया गया है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स है आइदर उनको खुद को वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, या छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर्स है वो बंद होने वाले हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि एक अच्छी चीज़ उस हर इसमें 2 चीज़ है। एक अच्छा चीज़ होगा कि क्वालिटी ही मेडिसिन मार्केट में आएगा। सब स्टैंडर्ड यदि कोई बना रहा है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि आज के घड़ी में लोगों को पता नहीं कि कौन सा सब स्टैंडर्ड है और कौन सा स्टैंडर्ड है। तो ये एक बड़ा चीज़ आगे के घड़ी में आने वाला है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑनलाइन फार्मेसी। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव उसमें लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने और एक नया यूनिट भी खोला है, जैसा वापस अपॉर्चुनिटी। वर्चुअल फ्रेंचाइजी एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं, जो जैसा अभी फिजिकल फ्रेंचाइजी है उसी तरीके से एक वर्चुअल फ्रेंचाइजी। तो एक वो भी एक अच्छा हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं, जो घर बैठे बैठे एक मेडिकल शॉप भी चला सकता है। उसके लिए कुछ अलग नॉर्म्स है, किस तरीके से करना है, उसका ट्रेनिंग लेना पड़ता है, बट वो यूनिक अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में भी आज तक किसी ने सोचा नहीं है, हम लोग ही पहले है कि इसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। तो अगर कोई हमारा कॉन्वर्सेशन देख रहा होगा एंड दे वांट टू डू इट, यस, तो वो आपकी वेबसाइट पे जाए और सारा इन्फो मिल जाएगा। यस, उसको 100% सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दिस इज अमेजिंग। मतलब जो चेंजिंग ट्रेंड्स है, करेक्ट, उनको समझना और फिर अपने बिजनेस में उसके रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज देखना। खासतौर पे अगर स्पेसिफिकली जेनरिक मेडिसिन की अगर हम बात करें, कहाँ देख रहे हैं आप, ये कहाँ जा रहा है? देखिए, आज की घड़ी में उसका जो मार्केट शेयर है वो हार्डली 3% है, खाली 3% है। तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। मीन्स आज इंडियन मार्केट का जो मेडिसिन का जो काउंट है, मेडिसिन बेचने का जो काउंट है वो ह्यूज है, उसमें हार्डली 3% का जेनरिक का शेयर है। तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, जेनरिक में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत सारे प्लेयर्स भी अभी नए नए इसमें एंटर कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई नया आइडिया सोचते हैं, दिस इज़ अ फील्ड जहाँ पे लोगों की हेल्थ के बारे में बात हो रही है। करेक्ट। तो ऑफ कोर्स अफोर्डेबल हेल्थ केयर हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए। लेकिन बिकॉज इट्स हेल्थ केयर, इट्स ऑल्सो वेरी हेवीली रेगुलेटेड। उस पर बहुत सारे तरह की एजेंसीज लगातार विजिलेंट रहती है कि क्या हो रहा है। यस, करेक्ट। तो ये आपको आप इसे एक हर्डल की तरह देखते हो या इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो? यहाँ इसे कैसे सॉल्व करते हो आप? हम लोगों ने पहले दिन से जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया ना, तब एक 100% डिसाइडेड था कि जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको कहीं क्रॉस नहीं करना है। जो उन्होंने दिया है वही दायरे में बैठ के जो कर सकते वो सब करेंगे। तो ये ही पहले से डिसाइडेड है, इसलिए उसको हम लोग हर्डल नहीं मानते। इसके लिए हम लोग एक चेक पॉइंट बोलते हैं उसको,
कि चलो अच्छा है ना, हम लोग जो कर रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं बताने के लिए फ्री में एजेंसी मिल रही है अपने को, तो वो क्यों नहीं ले। तो जो गवर्नमेंट दे रहा है वो फ्री एजेंसी है ना, हमारे लिए तो कहाँ उसको पैसा देना है। तो हमारे जो हम लोग काम कर रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं, वो देख के हमको बताए थे कि करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। और उनमें से भी कुछ ऑफिसर्स अच्छे लोग हैं जिनसे हम लोगों ने बात की, हम लोग बार बार उनके पास भी जाते हैं, उनसे भी सजेशंस लेते हैं कि सर हम लोग ये कर रहे हैं तो ये आपके रेगुलेशन में बैठ रहा है कि नहीं। यदि यहाँ पे डाउट है तो कुछ रिटायर्ड ड्रग इंस्पेक्टर्स है वो भी हमारे टच में है। अच्छा। तो यस, हम लोगों ने अच्छे रिलेशंस उनके साथ बना के रखे हैं, तो वो भी हमें हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। तो जैसा आपने बोला कि इसको एक हम लोग एक इसी तरीके से देख रहे हैं कि हमारे लिए एक चेक पॉइंट है, जो हम कर रहे हैं करेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए हमारे पास एजेंसी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब कंपनी इस जगह पे आ गई है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। आपकी काफ़ी बड़ी टीम है जो सब कुछ मैनेज करती है। करेक्ट। लेकिन इफ़ आई टेक यू बैक टू दैट शॉप नंबर 1, हाँ, वहाँ पर आप और आपकी वाइफ, Correct. आपके को फाउंडर और उनकी वाइफ, Correct. फर्स्ट हैंड कंपनी के को फाउंडर्स लगे हुए यस फॉर रियल टाइम फीडबैक। यस यस। तो अब इस, और आप उससे पहले भी अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो 20,000 के आसपास लोगों से बात भी किया है। 3-4 साल आपने फर्स्ट हैंड बात की। या अभी वो प्रोसेस किस तरह से आप इंश्योर करते हैं कि वो चलता रहे? हाँ। और कुछ ऐसे कस्टमर फीडबैक जो आपको मिलते हैं देन हाँ। आप उस पर काम करते हैं, या। कुछ ऐसे एग्जाम्पल अगर आप दे पाए। श्योर। ये अच्छा, अभी देखिए सोशल मीडिया का भी ज़माना है। हाँ। तो ये सारे लोग जो है ना सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्शन में है। तो बहुत सारे लोग ट्विटर पे डाल देते हैं या इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं कि सर ऐसा हुआ, मुझे सर्विस नहीं मिला, XYZ। तो ये चीज़ें जो है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। उसके लिए अलग से पर्सन बिठाया हुआ है, उनसे भी फीडबैक हम लोग लेते हैं। जब हम लोग ट्रैवल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो एकदम सिंपल तरीके से हम लोग ट्रैवल करते हैं। मैं कहीं भी ब्लेजर नहीं डालता, एकदम नॉर्मल कपड़ों में हम लोग जाते हैं और काउंटर पे रुकते हैं, क्योंकि जो रियल टाइम तभी फीडबैक भी मिल जाता है। हम लोग पूछते भी सर आप कितने दिन से यहाँ पे मेडिसिन ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको। तो ये तो फीडबैक हमारा कम से कम 100-200 लोगों से तो साल में हम लोग बात कर ही लेते हैं कम से कम, कि जब विजिट पे जाते हैं तो घुस जाते हैं अपने शॉप में, काउंटर पे खड़ा रहना है, बात करना है, पूछना है क्या प्रॉब्लम है उनके, और उससे भी फीडबैक अच्छे खासे आ जाते हैं। मेरे को एक कहानी याद आ रही है, बचपन में लोग पढ़ते थे, एक रोमन राजा था, हाँ। मार्कस ऑरेलियस। हाँ। वो अपनी प्रजा में जो है भेष बदल के जाता था। करेक्ट। राजा के ड्रेस पे नहीं। हाँ। और आम लोगों से पूछता था कि ये राजा कैसा है, हाँ। यू नो इसका Correct. राज सही चल रहा है क्या। Correct, इट्स अ एकदम स्टोरी लाइक दैट। सेम। वेरी इंटरेस्टिंग। तो नाउ इट्स वन ऑफ द लीडिंग नेम्स, जेनरिक मेडिसिन की बात की जाए। Correct. पर आपने कहा कि ये सिर्फ 3% या। काम हुआ है। Yes. 97% बाकी है। यस। तो क्या अब के क्या प्लान्स है? मतलब पहले जो 1000 था का प्लान था वो तो आपने अचीव कर लिया विद इन टाइम। Yes. अब आगे व्हाट आर द गोल्स दैट यू आर वर्किंग ऑन? अभी हम लोगों ने एक डिसाइड कर लिया है कि कम से कम 25,000 शॉप्स बनाएंगे पैन इंडिया। तो हर एक स्टेट में कम से कम 1000 शॉप होने चाहिए। तो अभी तो 36 स्टेट्स है, तो ये थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ेगा क्योंकि 25,000 कम हो जाएंगे। दूसरा है कि जो वर्चुअल वाला मैंने बात किया ना, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1 करोड़ लोग मुझसे जुड़े वर्चुअल फ्रेंचाइजी में। और क्योंकि हमारा टारगेट तो 10 करोड़ लोगों का है, 10 करोड़ लोगों तक हमें ये सस्ते दामों में मेडिसिन प्रोवाइड करना है, उनके तक ये पहुंचनी चाहिए। तो उसमें बहुत सारे पार्टनर्स भी अभी लगेंगे। जैसा जैसा हम लोग आगे बढ़ेंगे हर एक स्टेट में, अभी हम लोग बहुत सारे, जैसा अभी 14 स्टेट में हम लोग पहुंच गए हैं, तो अलग अलग जगह से हमें पार्टनर्स मिल रहे हैं, नए नए पार्टनर्स हमसे जुड़ रहे हैं, तो उनका ट्रेनिंग्स चल रहा है। तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट मेन टारगेट जैसा आपने बोला कि 10 करोड़ लोग जहाँ उन तक पहुँचना है, सबसे अभी प्राइम विजन है 2031 तक। तो ये लेके चल रहे हैं, तो इसके लिए इसके हिसाब से एग्रेसिवली काम बना रहे हैं। तो अभी कौन से स्टेट्स में आप अप्रोच कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जहाँ हाँ, अभी नहीं है? नहीं है अभी। नॉर्थ ईस्ट पूरा अच्छा खासा हम लोग फोकस है, वेस्ट बंगाल फोकस है हमारा, मध्य प्रदेश है, जयपुर में हमारा ऑलरेडी शॉप स्टार्ट हो चुका है, जयपुर में भी हम लोग एक्टिव हो रहे हैं अभी, गुजरात एक्टिव कर रहे हैं, एंड कर्नाटका में भी ऑलरेडी हमारा अच्छा खासा प्रेजेंस है। ऑलमोस्ट कर्नाटका में अराउंड 200 शॉप्स है, तो उसको बढ़ाने का प्लान है। हैदराबाद एक्टिव हो चुका है, तो केरला एक्टिव हो गया है। तो ये सारे स्टेट हैं, आंध्र भी एक्टिव है, रिसेंटली गुंटूर में भी हमारे 2 आउटलेट्स खुल रहे हैं। तो स्लोली इसको जो है ग्रिप हम लोग पकड़ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, जो हमारा रिटेलर है, हम हमेशा है ना उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि जो हमसे जुड़ा हुआ है एंड वही एक्चुअली कस्टमर को काउंटर कर रहा है। क्योंकि
इनिशियली तो हम हमारे शॉप्स में कर रहे थे, बट एक्चुअल काउंटरिंग तो वही कर रहा है। तो उसके लिए भी बहुत सारे कुछ हम लोग ट्रेनिंग्स बनाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, एंड हम लोग ये देखते हैं कि यार उसका जो ROI है वो 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए। उसके बाद तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, वो ही इज़ हैप्पी। तो एक बार 1 साल के अंदर उसका पैसा निकल गया तो ही विल बी हैप्पी, और वो हमेशा हमसे जुड़ा रहेगा। Such a great business insight for anyone who probably wants to do any kind of business. मतलब अगर वो मेडिसिन के अलावा भी कहीं और सोच रहे हो Yes. तो आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको उन पर ट्रस्ट होना चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे पर, और Yes. विन विन होना चाहिए, है Yes, ना? yes. दिस इज अ वंडरफुल थिंग टू एनी एंटरप्रेन्योर, चाहे आप कुछ भी करो। करेक्ट। बट आई एम श्योर इस फील्ड में और दूसरी फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज हैं, और बहुत सारे हाँ। यंग लोग अभी इसको देख रहे होंगे, हमारे कॉन्वर्सेशन को सुन रहे Correct, होंगे। correct. तो उनके बिहाफ पे एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर यंग पीपल। ओके। Let's go back to when you were 21, just out of college, and was about to invest in a chemist shop. तो वो टाइम के श्रीपाद को अगर आप आज मिलते, कहीं बाहर रोड पे कहीं मिल जाता, हाँ, और उसके पास पैसे आपको पता होता और एक इच्छा है कुछ करने की, करेक्ट। आप उसको क्या बोलते? देखिए 4 चीज़ें जो है ना, हाँ, टच पॉइंट हम लोग बोलते हैं उसको, कि 4 चीज़ों में यदि हम लोग बराबर काम करेंगे तो कोई भी बिजनेस में तो सक्सेस मिलना लाजमी है। हाँ, तो सबसे पहला पार्ट है कि जो एंड कस्टमर है, हाँ, कोई भी कंडीशन में एंड कस्टमर वो सेटिस्फाई होना चाहिए। करेक्ट। तो उसका सेटिस्फेक्शन, जैसे वापस मैं बोलूँगा कि उसकी माइंडसेट क्या है, वो तुम्हारे बिजनेस के बारे में वो क्या सोचेगा और क्या सोच रहा होगा और क्या सोचेगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसका बेनिफिट आना चाहिए। दूसरा पार्ट है कि जो तुम्हारे साथ जुड़ेगा उसका फ़ायदा कुछ हो रहा है क्या, क्योंकि जो तुम्हारे साथ पार्टनर बनेगा तो उसका भी फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि तुमने पहले वो ही देखना चाहिए कि वो सक्सेसफुल रहेगा, वो सक्सेस में आएगा तो मेरा सक्सेस तो बाय डिफ़ॉल्ट है, मुझे कोई सक्सेस लेने से कोई रोक नहीं सकता है। तीसरा चीज़ है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो भी हम लोग कर रहे हैं। देखिए जैसा बोला जाता है ना, 1000 दिन आपको बिजनेस के लिए लगते हैं, कम से कम एक थ्योरी है, ऐसा बोला जाता है कि यदि आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, कम से कम आपको 1000 दिन बिजनेस के लिए देने पड़ेंगे। तो यदि आप 1000 दिन तक सक्सेसफुल है तो ऑटोमेटिकली आपका सक्सेस आगे बढ़ता रहेगा। बहुत सारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं तो 90% फेजेस में ये पहले 1000 दिन वो क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें ही वो भूल जाते हैं। करेक्ट। और जैसा आपने करेक्ट बात किया था कि अभी का जो ज़माना है वो है बर्निंग का ज़माना, कि मैं फंड्स लूँगा और उसको पहले बर्न करूँगा, पहले 3-4 साल कुछ फ़ायदा नहीं आएगा तो चलेगा, बट मेरे को बर्न करना है। तो ये बर्न करने के चक्कर में भी बहुत सारे जो स्टार्टअप्स है वो हम लोगों ने देखे हमारे सामने कि वो बंद हो गए हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो फंड है उसको तरीके से उसको यूटिलाइज करना है। हर एक चीज़ बर्न करने से ही आपका बिजनेस बढ़ेगा ऐसा नहीं है। यदि कॉन्सेप्ट में आपकी प्रॉब्लम है तो सबसे चौथा जो पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, कि ये बिजनेस के बारे में आपको कॉन्सेप्चुअली आप कितने क्लियर हो, तभी आप उसको बना सकते हो। आज जेनरिक के बारे में मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरे जितना नॉलेज शायद किसी को नहीं है, कि जो बेसिक थॉट प्रोसेस है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कंज्यूमर क्या सोच रहा है उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, मेरा पार्टनर क्या सोच रहा है उसको क्या चाहिए, ये हर एक चीज़ यदि, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिजनेस की क्लैरिटी, कि मुझे क्या एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, ये यदि 3-4 चीज़ आपके करेक्ट है तो आप कोई भी बंदा अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। आपने बताया क्या करना है, करेक्ट, क्या नहीं करना है। जो मैंने बोला ना कि बर्निंग के पीछे नहीं भागना है। कोई भी प्रोडक्ट है तो वो आराम से मेरा बिक जाएगा, मुझे इतना XYZ अमाउंट मिलेगा, एंड फिर उससे ही मुझे मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा, या उनके इनपुट से मेरा बिजनेस बढ़ेगा, ऐसा ठीक है। इनपुट से अलग बात है, बेसिक कॉन्सेप्चुअली यदि क्लियर नहीं है आप तो बिजनेस में मत आइए, क्योंकि अनलेस अदरवाइज वो तो फिर फेल्यूर की तरफ ज़्यादा मुड़ जाएगा। वाह, सो जेनरिक आर्ट नाउ इज अ वेरी बिग कंपनी, बहुत सारे स्टेट्स में प्रेजेंस है, हर रोज बढ़ रहे हैं लोग, हर रोज आउटलेट्स बढ़ रहे हैं, इट्स रीचिंग टू अ वाइडर ऑडियंस। तो अब तक तो बूटस्ट्रैप चल रहा है, उसी सीड फंड से चल रहा है, पर क्या आपने सोचा है कभी कि किसी तरह की इन्वेस्टमेंट्स या people have reached out to you? I'm sure people must have reached out. Yes, बहुत सारे लोग जो थे, जैसा जैसा ये हमारा जर्नी चल रहा था
वो जर्नी में बहुत सारे लोग आए थे, इवन जो पुराने कुछ दोस्त थे वो भी आए थे कि कुछ 50-50 लाख चेक लेके भी आए थे कि चलो सर मुझे अभी यहाँ पे और एक चेयर डलवा दो, हम आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं ये बहुत अर्ली हो जाएगा, पैसा बाद में भी आएगा, सो पैसे के पीछे ज़्यादा हम लोग भागते नहीं हैं। बेसिकली काम जो है हमारा बहुत प्यार है मेरे काम से, तो मैं चाहता हूँ कि यार पहले इसको एक अलग लेवल पे लेके जाए। करना तो IPO ही करना है, तो छोटा मोटा कुछ करना नहीं है, IPO के लिए जाना ये तो गारंटेड है। 2 साल का 2 से 2.5 साल का एक टाइम स्पैन रखा है, तो वो स्पैन में अपने को IPO के लिए जाना है, जो जब जाएंगे तब सबको ही मिलेगा उसका बेनिफिट। मैं डेफिनेटली 2-4 लॉट में डालने वाला हूँ whenever it happens. yes sure. Very interesting journey. What a beautiful way of building something. मतलब बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, बहुत ट्रस्ट के साथ, सबको साथ में लेके करेक्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग बिजनेस, पर इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से मिला है। बहुत सारे लोग हैं जिनको अफोर्डेबल हेल्थ केयर इसकी वजह से मिल रही है। फॉर देयर लाइफ टाइम बहुत सारे पैसे वो सेव कर पाएंगे जस्ट बिकॉज जेनरिक आर्ट एग्जिस्ट्स, सिर्फ इस वजह से। ये बड़ा पर्सनल फुलफिलमेंट होता है, बड़ा दिल को तसल्ली मिलती है। बट वेल्थ इज ऑल्सो अ फैक्टर, यू नो, इट्स अ रियल थिंग। एंड आई वांट टू आस्क यू कि उसकी वजह से, इस सक्सेस की वजह से आपकी ज़िंदगी में आप कुछ बहुत बदलाव देखते हो? वो श्रीपाद जो 21 साल का लड़का, कुछ पता नहीं है कैसे क्या करना है, पिताजी का साया नहीं है, उसकी ज़िंदगी पे कुछ फ़र्क पड़ा? बहुत कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखिए हम पहले से ग्राउंड से रिलेटेड मैं रहा हूँ, और मेरे जो पुराने दोस्त हैं वो वैसे ही है, आज भी मैं उनके साथ वैसे ही घुल मिल जाता हूँ। खाली अभी टाइम नहीं मिल रहा है, इतना ही इशू है कि ये टाइम बहुत अभी कम हो गया है। पहले फ्रिक्शन, आज वो बोलते कि यार तू कितना, पहले हम लोग हफ्ते में मिलते थे, अभी 3-3 महीने से नहीं मिल रहा है। बीच बीच में फ़ोन करके पूछते, नहीं मेरा नंबर सेव है ना तेरे पास, नंबर डिलीट कर दिया तूने। तो इतना ही हुआ है कि टाइम कम मिल रहा है। बट 1-2 साल और इसमें मुझे डालना पड़ेगा। बेसिक लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं हुआ है, वही सेम लाइफस्टाइल है, खाली प्रॉपर्टी बदला है, घर बदला है, गाड़ियाँ बदली है, बस यही है। बट आदमी तो वही है सेम। सो हम लोग ग्राउंड टू अर्थ है। आज भी जो मेरा एकदम कोई भी पर्सन हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल कैटेगरी, बट वो सारे मेरे दोस्त हैं। सो आज भी उसी तरीके से हम लोग उनके साथ कनेक्टेड हो। आपके जो भी फ्रेंड्स ये कंप्लेन करते होंगे ना कि यार अब 3 महीने में मिलते हैं, मेरी एडवाइस तो उनको ये रहेगी कि आप एक काम करो, आप एक फ्रेंचाइजी ले लो, या ज़्यादा एक्सेस बढ़ जाएगा। तो वैसे तो बहुत सारे मेरे डिस्ट्रिक्ट पार्टनर ऑलरेडी फ्रेंड्स बना दिए मैंने। तो एक और मैं एक सवाल, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे दिमाग में आया, वो पूछना चाहता हूँ कि there was a time for 4 years in your life, जब कंपनी शुरू करने से पहले आप सबसे पूछ रहे थे कि जेनरिक मेडिसिन के बारे में सुना है क्या, जेनरिक मेडिसिन के बारे में सुना है क्या? Correct. तो उनमें से कोई क्या आपके पास वापस आके ये बोला कि अच्छा ये करना चाहते थे? तो या बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग, कि जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया, जब मैंने मेडिकल स्टार्ट किया ना, तो पहले साल में बहुत सारे लोग मुझे मिलने के लिए आए थे कि यार हाँ तू पूछा था मुझे, तूने ये सवाल पूछा था कि ये जेनरिक का, तो तू ये बिजनेस करना चाहता है इसलिए पूछा था तूने। तब लोग बहुत सारे आए थे। बहुत सारे लोग आए थे। उसमें से जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सारे इन्वेस्टर करके भी आए बाद में, कि पूछ रहे थे कि चलो मैं भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट में आ जाता हूँ। बट जैसा मैंने बोला कि अभी जो करना है वो वंस फॉर ऑल करना है, और एक ही धमाकेदार काम करेंगे। तो इसलिए हम लोग रुके हैं, अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लिया किसी से। वंडरफुल, सच अ ब्यूटीफुल जर्नी यू हैड, और इसमें कितने सारे लोग अब आपके साथ आ गए। यू नो, कहते हैं कि इट टेक्स अ विलेज। एक बहुत शेर मुझे याद आ रहा है कि वो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये बहुत बड़ा कारवां बन गया है। तो फॉर एनीवन हु हैज़ हेल्प्ड यू, शोन सपोर्ट इन ऑल दीज इयर्स, और आगे भी मुझे पूरा यकीन है बहुत सारे लोग उसमें सपोर्ट दिखाएंगे, उसको प्यार दिखाएंगे, यूज़ करेंगे एज अ सर्विस। उनसे आप क्या कहना चाहोगे? व्हाट वुड बी योर मैसेज? कुछ नहीं, ऐसे ही प्यार बना रहे सब लोगों का। और देखिए बेसिक इसमें एक ही चीज़ है कि लोगों को सस्ते दामों में प्रोवाइड करना है मेडिसिन, एंड वो जो ब्लेसिंग्स है
देखिए पैसा तो उनका बच रहा है और मुझे भी पैसा मिल रहा है, उनको भी पैसा बच रहा है, बट उनके जो ब्लेसिंग्स आज हमारे साथ है, जो भी हर कोई किसी जो 10,000 वाला जो एक सैलरीड पर्सन है उसके 2,000 की मेडिसिन आज मैं जब 600 में देता हूँ, हाँ। तो किधर तो किसी तो उसके बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि यार जिसने भी ये किया है वो इट्स अ गुड, अच्छा काम किया है। तो बस वो जितने सारे ब्लेसिंग्स है वो ऐसे ही बने रहे, यही मेरी विश है। और कंपनी को एक अलग लेवल पे देख रहा हूँ मैं, जैसा इंडिया ही नहीं आउट ऑफ द इंडिया भी अभी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रहा है, तो उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान हम लोग ने रखा है कि खाली इंडिया की नहीं तो ये सारे देश की या वर्ल्ड की फार्मेसी बननी चाहिए जेनरिक आर्ट, जहाँ पे सस्ते दामों में लोगों को सर्विस मिले। वंडरफुल, मज़ा आ गया। मैं जब इस रूम में आया था आपसे बात करना शुरू करने से पहले जो इंसान में था, आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन आई हैव लर्नड अ फ्यू थिंग्स। I am going out of this room a better person and the world is better because you exist. आपकी कंपनी, आपका आइडिया, जो मेहनत आपने की है, इसने आपको और आपकी टीम को जो सक्सेस और एम्प्लॉयमेंट दिया है वो तो है ही, पर हमारे देश के करोड़ों लोगों को अच्छी हेल्थ केयर दी है। एंड आई वांट टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी हुज लाइफ जेनरिक आर्ट एंड यू एंड योर टीम हैज टच्ड। यस, थैंक यू वेरी मच।